2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से यूक्रेन ने वादा किया है कि वह एक दिन अपनी जमीन वापस लेगा। कई साल तक यह असंभव लगता था। रूस की इस क्षेत्र पर पकड़ बहुत मजबूत थी और जब मॉस्को ने 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया तो कीव को अपने प्रयास कहीं और केंद्रित करने पड़े ताकि अन्य क्षेत्र क्रेमलिन के नियंत्रण में न चले जाए। अब हालात बदल गए हैं। यूक्रेन ने इस युद्ध की दिशा बदल दी है। यह बहुत तेजी से गति पकड़ रहा है। अब क्रीमिया की आज़ादी दूर की बात नहीं बल्कि एक वास्तविक संभावना लगती है। यूक्रेनी सेनाएं क्षेत्र को रूस से जोड़ने वाले संपर्कों को काट रही हैं, जिससे क्रेमलिन की पकड़ कमजोर हो रही है और संभवतः किसी कहीं बड़े बदलाव का रास्ता तैयार हो रहा है। यह काफी समय से अपेक्षित था। एक दशक पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि यह लोगों की इच्छा थी और क्रीमिया हमेशा रूसी रहा है और रहना चाहिए। क्षेत्र के भीतर और यूक्रेन के अन्य हिस्सों में कई लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया, लेकिन पुतिन का ऑपरेशन इतनी अच्छी तरह से योजनाबद्ध और क्रियान्वित किया गया था कि कीव के पास मजबूरी में नई स्थिति को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 2022 में जब पूर्ण आक्रमण हुआ, रूस ने क्रीमिया पर अपने नियंत्रण का फायदा उठाया। रूस ने सैनिकों, वायु रक्षा प्रणालियों, बम वर्षकों और अन्य संसाधनों को इस क्षेत्र में भेजा और उनका उपयोग यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्रों पर लगातार हमले करने के लिए किया। इस प्रायद्वीप को प्रभावी रूप से एक सैन्य लॉन्च पैड में बदल दिया गया था और ये शुरुआती दिनों में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ जब क्रेमलिन की सेनाएं खेरसोन और जापोरिजिया जैसे स्थानों पर तेजी से बढ़त बना रही थी। यूक्रेन ने यह समझ लिया और मौका मिलते ही क्रीमिया को सक्रिय रूप से निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमने क्रीमिया के बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल में काला सागर बेड़े पर हमले, साथ ही केर्च जलडमरू मध्य पुल पर हमले देखे, जो प्रायद्वीप को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ता है। लेकिन ये हमले आमतौर पर छिटपुट होते थे और यूक्रेन के लिए इस क्षेत्र पर लगातार दबाव बनाए रखना मुश्किल था। रूस को इस क्षेत्र में नुकसान होने पर भी उसे अपनी सेनाओं को फिर से तैयार और मरम्मत करने का समय मिल जाता था और वह कई आपूर्ति मार्गों का इस्तेमाल कर सकता था। रूस ने खुद पुल का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही महत्वपूर्ण माल और आपूर्ति को जलडमरू मध्य के पार ले जाने के लिए रेलवे फेरियों पर भी निर्भर किया। क्रेमलिन की सेनाओं ने रूसी क्षेत्रों से कब्जे वाले इलाकों और क्रीमिया तक जमीनी गलियारे और रेल मार्ग बनाए। इन विकल्पों से रूसी सेना वर्षों तक प्रायद्वीप में बड़ी मौजूदगी बनाए रख सकी। यहाँ तक कि जब आपूर्ति कम हुई या यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमले हुए, तब भी इस क्षेत्र में जनशक्ति, गोला बारूद और संसाधन लाने में ज्यादा समय नहीं लगता था। आज स्थिति पूरी तरह से अलग है। उदाहरण के लिए पुल के मामले में अब माना जाता है कि रूस के कमांडर उस पर सैनिकों या सैन्य उपकरणों के परिवहन के लिए भरोसा करने में बेहद हिचकिचा रहे हैं। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने वर्षों से इस संरचना पर कई सफल हमले किए हैं, जिसमें अक्टूबर 2022 में एक बड़ा विस्फोट हुआ था जिसमें सड़क के कई हिस्से ढह गए थे। जुलाई 2023 में विस्फोटों की एक और श्रृंखला हुई। अगस्त 2023 में मिसाइल हमले की कोशिश की गई और जून 2025 में पानी के नीचे विस्फोटक हमला किया गया। हालांकि तब से कोई विस्फोट या आग नहीं हुई। पुल लगातार रेड अलर्ट पर रहता है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें कभी भी आकर संरचना के बड़े बड़े हिस्सों को समुद्र में गिरा सकती हैं। हाल ही में 16 मई को सुरक्षा कारणों से पुल पर 11 घंटे के लिए यातायात निलंबित किया गया था। फिर सेवा सामान्य हो गई। बंदी के कारण दर्जन भर ट्रेनों में देरी हुई। ऐसी घटनाएं आजकल अक्सर हो रही हैं। यूक्रेनी ड्रोन या मिसाइलें क्रीमिया के पास दिखने पर पुल का संचालन अस्थायी रूप से रोकना पड़ता है। पुल न होते हुए भी रूस केर्च जलडमरू मध्य में कई रेलवे फेरी से लोग और सामान ले जा सका। यूक्रेन ने उन्हें एक एक कर निशाना बनाया। इस साल अप्रैल की शुरुआत में स्लाव्यानिन कोड नाम वाली अंतिम फेरी निष्क्रिय कर दी गई। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी GUR ने हमले की तस्वीरें जारी की, जिसमें जहाज से आग और धुआं निकलता दिखा। उसी रात
कीव की सेनाओं ने क्रास्नोदार क्राय क्षेत्र में स्थित रूसी बंदरगाह काउकाज पर भी हमला किया, अपने दुश्मन को यह स्पष्ट संदेश देते हुए कि केर्च जलडमरू मध्य के पार सैन्य आपूर्ति का प्रवाह अब और अनुमति नहीं दी जाएगी। न तो पुल और न ही जलमार्ग का उपयोग कर पाने के कारण रूस की सेनाओं के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा था। मुख्य भूमि से क्रीमिया तक आपूर्ति का एकमात्र रास्ता अधिकृत क्षेत्रों से होकर M14 हाईवे था, जिसे मारियोपोल हाईवे भी कहते हैं। ये हाईवे दक्षिणी यूक्रेन में फैला हुआ है, जो पश्चिम में ओडेसा को पूर्व में दोनेत्स्क क्षेत्र की सीमा और रूसी सीमा से जोड़ता है और रास्ते में खेरसोन और मारियोपोल जैसे बड़े शहरों से होकर गुजरता है। चूंकि रूस दोनेत्स्क क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता है, इसलिए वो इस हाईवे पर प्रभावी रूप से कब्जा कर सका और इसे अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सका। रूस टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और सैनिकों को ले जाने वाले वाहनों को M14 हाईवे के जरिए भेज सकता था, जो कब्जे में लिए गए मारियोपोल से होकर गुजरता है और आगे बढ़ता है। अंत में हाईवे से मुड़कर क्षेत्रीय सीमा पार करते हुए दक्षिण की ओर क्रीमिया में प्रवेश करता है। सालों तक ये तरीका काम करता रहा। यह हाईवे अक्सर रूसी वाहनों, सैनिकों और आपूर्ति से भरा रहता था, जो प्राय द्वीप की ओर जाते थे, और यूक्रेन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह सड़क मोर्चे से दूर और सुरक्षित थी। यूक्रेन के ड्रोन इतनी दूर तक उड़कर इस हाईवे को निशाना नहीं बना सकते थे और सेनाओं को अन्य जगहों व महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी होती थी। लेकिन 2026 में कहानी बिल्कुल अलग है। अब यूक्रेन ने सिर्फ ड्रोन युद्ध की कला सीखी ही नहीं है, बल्कि उसमें महारत भी हासिल कर ली है। अब उसके पास पहले से कहीं बड़े, बेहतर और ज्यादा प्रभावशाली मानव रहित हवाई वाहन UAV हैं, जिनकी क्षमता पहले के पुराने मॉडलों की तुलना में कहीं ज्यादा दूर तक जाने और ज्यादा ताकत से हमला करने की है। यूक्रेन इन ड्रोन का प्रभावशाली इस्तेमाल कर रहा है, जिससे M14 रूसियों के लिए नरक का राजमार्ग बन गई है। ये सब हैरान कर देने वाली तेजी से हुआ है। 11 मई को रूसी सैन्य ब्लॉगर्स और प्रचारकों ने अचानक अलार्म बजाया और रिपोर्ट की कि यूक्रेनी ड्रोन आखिरकार राजमार्ग के किनारे देखे गए थे। अब वे 160 से 200 किलोमीटर यानी 100 से 124 मील तक जा सकते थे, जिससे मोर्चा पार कर क्रेमलिन की आपूर्ति धमनियों तक पहुंच पाना संभव था। आने वाले दिनों में वही ब्लॉगर्स तेजी से वीडियो और तस्वीरें साझा करने लगे, जिनमें राजमार्ग के किनारे जली हुई गाड़ियां और आग लगी हुई दिख रही थी, जो उस इलाके में यूक्रेनी UAV हमलों के क्रूर परिणाम थे। ब्लॉगर अलेक्सी झिवोव ने इन हमलों को बेहद चिंताजनक संकेत बताया और आगे कहा, दुश्मन ने अब मुख्य लॉजिस्टिक्स मार्ग तक पहुंचना शुरू कर दिया है। वे लंबी दूरी के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें स्टारलिंक सैटेलाइट तकनीक से बेहतर बनाया गया है, ताकि वे मोर्चे से मीलों दूर अपने लक्ष्यों को निशाना बना सके। एक अन्य ब्लॉगर व्लादिमीर रोमानोव ने कहा कि मारियोपोल बुद्यांस्क सड़क का हिस्सा अब पीछे का इलाका नहीं रहा, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये हाईवे अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक जगह बनता जा रहा है। उन्होंने सड़क के किनारे जलते हुए ईंधन टैंकर का वीडियो भी साझा किया। यूक्रेन ने इस क्षेत्र में सफल ड्रोन हमलों की रिपोर्ट और वीडियो भी साझा किए। अज़ोव ब्रिगेड ने टेलीग्राम पर बताया कि यूक्रेनी ड्रोन अब सड़कों की निगरानी और युद्ध रेखा से 160 किलोमीटर दूर तक लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने इलाके के दुश्मनों को सख्त चेतावनी भी दी। अज़ोव नेवल बेस की पहली कोर रूसी लॉजिस्टिक्स के लिए सैनिटरी जोन बनाना जारी रखे हुए है। हमलों की गहराई बढ़ेगी, यूक्रेन ने अपना वादा निभाया है। उन शुरुआती रिपोर्टों के बाद M14 रूसी सैनिकों और वाहनों के लिए कब्जे वाले इलाकों में सबसे खतरनाक जगहों में से बन गई है। अब कहीं भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन हर जगह हैं। टैंकों और पैदल सेना वाहनों को उड़ाने वाले ये कामिकाज़े UAV ट्रांसपोर्ट ट्रकों और पर्सनल कैरियर्स को आसानी से नष्ट कर देते हैं। हर दिन यह हाईवे सुरक्षित सप्लाई लाइन से ज़्यादा एक फ्रंट लाइन किल जोन लगता है और रूसी ब्लॉगर मैक्सिम कलाशनिकोव ने इसकी तुलना अफगान युद्ध क्षेत्रों से की है। क्राइमिया तक का ज़मीनी रास्ता अब 1980 के दशक के अफगानिस्तान की सड़कों जैसा दिखता है। सड़कों के किनारे नष्ट किए गए वाहनों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। दुश्मन ड्रोन के जरिए सप्लाई में बाधा डाल रहा है। ये रूस के लिए बहुत बुरी खबर है और स्थिति और बिगड़ने वाली है।
इससे पहले कि हम समझाएं कैसे और क्यों, अगर आप ऐसी ही जानकारी और चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से बताते हैं। यूक्रेन के कमांडर जानते हैं कि रूस के पास सिर्फ M14 और जुड़ी सड़कें बची है जिससे वह क्रीमिया में सप्लाई भेज सकता है, और वे इन अंतिम सप्लाई लाइनों को किसी भी तरह काटने के लिए तैयार है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मारियुपोल हाईवे जल रहा है और सैन्य उपकरणों का वहां से सुरक्षित गुजरना असंभव होता जा रहा है। इसके जवाब में कुछ रूसी सैन्य ब्लॉगर और कमांडर खतरे की घंटी बजा रहे हैं और क्षेत्र में मजबूत रक्षा और नए ड्रोन रोधी उपायों को तुरंत लागू करने की मांग कर रहे हैं, जैसे कि सड़क को ढकने के लिए छलावरण जाल लगाना और ऊपर उड़ रहे ड्रोन और नीचे चल रहे वाहनों के बीच एक अवरोध बनाना। हालांकि अब तक वहां किसी भी जाल या अन्य ड्रोन रोधी सुरक्षा उपायों के लगाए जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इसके बजाय रूसी पक्ष की ओर से एकमात्र बड़ा कदम 21 मई को देखने को मिला, जब खेरसोन के गवर्नर व्लादिमीर साल्दो ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किए जिसमें रूस द्वारा नोवोरोसिया या न्यू रशिया हाईवे कहे जाने वाले मार्ग के एक हिस्से पर मालवाहक वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। साल्दो ने कहा कि सैन्य वाहन और जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक अब भी इस मार्ग से जा सकते हैं। इस फैसले से भ्रम की स्थिति है। एक क्रेमलिन ब्लॉगर ने कहा, अब यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों के लिए हाईवे पर सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाना आसान होगा, क्योंकि सैन्य और नागरिक वाहनों में फर्क की चिंता नहीं होगी। युद्ध अध्ययन संस्थान ने कहा कि साल्दो का आदेश दिखाता है कि यूक्रेन की रणनीति सफल हो रही है। साल्दो का M14 हाईवे पर आवाजाही सीमित करने का फैसला दिखाता है कि यूक्रेनी हमलों ने इस मार्ग को ज्यादा खतरनाक बना दिया है और इससे कब्जे वाले यूक्रेन में रूसी रसद भी प्रभावित होगी। सड़क पर कम गाड़ियां होने से क्रीमिया के सैनिकों के साथ आम नागरिक भी प्रभावित होंगे। वास्तव में हम उस स्थिति तक पहुंच चुके हैं जहां रूस को बंदरगाह शहर सेवास्तोपोल में कारों के लिए ईंधन राशनिंग प्रणाली लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 23 मई को समाचार एजेंसियों ने बताया कि स्थानीय गवर्नर मिखाइल रज़वोजायव ने कहा कि लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण क्रीमिया के सबसे बड़े शहर में ईंधन की बिक्री 20% तक सीमित कर दी गई है। स्थिति सुधरने तक हर वाहन को 20 लीटर या 5.3 गैलन ईंधन मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप पूरे प्रायद्वीप में माहौल और मनोबल गिरता रहेगा, और अगर यूक्रेन तीव्रता बनाए रखता है तो रूस के लिए M14 पर निर्भर रहना पूरी तरह अव्यावहारिक और टिकाऊ नहीं रह जाएगा। ऐसा होने पर क्रेमलिन के पास क्रीमिया में आपूर्ति पहुंचाने का कोई विकल्प नहीं रहेगा। अब यूक्रेन को पूरे क्षेत्र में बचे रूसी सैनिकों और ठिकानों को निशाना बनाना है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कोई भी क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई संपत्ति फिर से बदली या रिप्लेस की जाएगी। यह पहले से ही हो रहा है। नोविनी लाइव की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी रक्षा बल क्रीमिया में वायु रक्षा प्रणालियों पर लगातार हमला कर रहे हैं। हाल के दिनों में बढ़ती तीव्रता और नियमितता के साथ दुश्मन को अपनी बची हुई कुछ प्रणालियों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दिमित्रो पलेटन्युक ने पुष्टि की कि सेनाएं रूसी रडार और मिसाइल लॉन्चरों को निशाना बना रही है। पिछले साल में कई रिपोर्टें आईं कि अहम वायु रक्षा संसाधन या तो क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट हुए, जिसमें S-300 और S-400 सिस्टम्स और नेबोयू रडार जैसी चीजें शामिल है। प्लेतनी यूके के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलों को क्रीमिया में उड़ने व नए लक्ष्य भेदने के अधिक मौके मिल रहे हैं। ये दर्शाता है कि रूस की रक्षा प्रणाली या तो यूक्रेन की सेनाओं को रोकने में असमर्थ है या उसमें कोई कमी है। उन्होंने कहा कि काला सागर बेड़े पर दबाव व हमलों के कारण रूस अपने जहाज नहीं भेज रहा है। अभी समुद्र में कोई यूनिट नहीं है। इसका मतलब है कि क्रेमलिन की सेनाएं अपने कब्जे में लिए गए क्रीमिया की जमीन की सुरक्षा के लिए युद्धपोतों और मिसाइल क्रूजरों पर भी भरोसा नहीं कर सकती, और अपनी बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों की रक्षा के लिए कम वायु रक्षा प्रणालियां होने से क्रीमिया हवाई हमलों के लिए और भी अधिक असुरक्षित होता जा रहा है। यूक्रेनी विमानन विशेषज्ञ अनातोली क्रापचिंस्की ने 19 मई को एनवी रेडियो को इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की थी। क्रापचिंस्की के अनुसार यूक्रेन अब
क्रीमिया में रूसी संपत्तियों को ड्रोन हमलों के लिए आसान निशाना मानता है। उन्होंने कहा कि कीव क्रेमलिन की तटीय सुरक्षा खत्म करने के लिए हवाई और नौसैनिक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। क्रीमिया अब हमारा निशाना है। रूस को यह समझ आ गया है। हालांकि वे वहां और वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ते हमलों से रूस प्राय द्वीप में अपनी सुविधाओं की रक्षा करने में असमर्थ होता जा रहा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बेलबेक एयरफील्ड पर हुए कई सफल हमलों का हवाला दिया, जहां यूक्रेन हाल ही में एक पैंटसिर S-2 वायु रक्षा प्रणाली के साथ साथ कई अन्य बुनियादी ढांचे के हिस्सों को नष्ट करने में सक्षम रहा। MiG-31 इंटरसेप्टर और अन्य दुश्मन संपत्तियां पहले भी नष्ट की जा चुकी है। सारांश में विशेषज्ञ ने कहा कि क्रीमिया पर हमला करना अब आसान हो गया है और यूक्रेन ने वहां के हवाई क्षेत्र में बराबरी हासिल कर ली है। लेकिन अब यह मानव चालित विमानों के बजाय बिना पायलट वाले सिस्टम के जरिए किया जा रहा है। लेकिन बराबरी सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेन क्रीमिया में रूस से बराबरी नहीं चाहता, बल्कि उसे हमेशा के लिए बाहर करना चाहता है। वास्तव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बार बार अपनी इच्छा जताई है कि उनका देश पूरी तरह से फिर से स्थापित हो और रूस द्वारा कब्जा की गई हर एक जमीन उसके असली मालिक को वापस मिले। इसमें दोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जापोरिजिया के साथ क्रीमिया भी शामिल है। मोर्चे से दूर होने के बावजूद क्रीमिया यूक्रेन के लिए आज़ाद कराने के लिहाज से सबसे आसान इलाका दिख रहा है। उसकी सेनाएं इलाके को अलग थलग कर रही है और इसकी रक्षा को खत्म कर रूस के लिए संभालना मुश्किल बना रही है। ये पुतिन के लिए बड़ी समस्या है, जिन्होंने क्रीमिया को रूस में शामिल करना अपना निजी मिशन बनाया था। ये उनकी विरासत का हिस्सा बनना था और इसी वजह से उन्हें रूस के महानतम शासकों में से एक के रूप में याद किया जाना था। कई सालों तक उन्हें लगा कि उन्होंने ये कर दिखाया और बच भी गए। उन्होंने अनगिनत रूसी लोगों की प्रशंसा का आनंद लिया जो वहां घर बनाने या गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए हैं। अब जो पुतिन को अपनी सबसे बड़ी जीत लगती थी, वो तेजी से उनकी सबसे शर्मनाक हार में बदल रही है। यूक्रेन फिर से नियंत्रण पा रहा है और क्रीमिया का भविष्य उसके हाथ में है, पर आगे क्या करेगा ये देखना बाकी है। कुछ लोग इस क्षेत्र की पूरी तरह से घेराबंदी देखना चाहेंगे, जिसमें यूक्रेनी सैनिक मार्च करते हुए अंदर जाएं और जो उनका है उसे जबरदस्ती वापस ले लें। हालांकि ऐसा जल्दी होने की संभावना नहीं है। ये यूक्रेन की समग्र रणनीति और उसके पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के फोकस के बिल्कुल विपरीत होगा। क्रीमिया पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों और संसाधनों की जरूरत होगी, जिससे मोर्चे की पंक्तियों में ऐसी कमजोरियां खुल सकती है जिनका रूस फायदा उठा सके। उस क्षेत्र तक पहुंचने का स्पष्ट रास्ता नहीं है। यूक्रेन को सबसे पहले खेरसोन क्षेत्र में खोई हुई जमीन वापस हासिल करनी होगी। उसके बाद ही वो क्रीमिया की ओर आगे बढ़ सकता है। इसके बजाय अधिक संभावना यही है कि क्षेत्र पर लगातार और तेज होते हवाई हमले होंगे। मरियुपोल हाईवे पर और भी ज्यादा ड्रोन मंडराते हुए दिखेंगे, जो किसी भी रूसी सैन्य वाहन पर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे जो वहां से गुजरने की हिम्मत करेगा। जल्द ही पुतिन की सेनाओं के लिए इस सड़क का उपयोग असंभव हो सकता है, जिससे क्षेत्र में अराजकता और बढ़ेगी, क्योंकि ईंधन, भोजन और गोला बारूद की आपूर्ति बेहद धीमी पड़ जाएगी। यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइलें प्रायद्वीप में सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रखेंगी, जिससे क्रेमलिन का नियंत्रण कमजोर होगा और लोगों को दिखेगा कि ताकतवर रूसी सेना भी उनकी रक्षा नहीं कर सकती। सिर्फ क्रीमिया नहीं, यूक्रेन बड़े कदम उठा रहा है। जब रूस के साथ युद्ध शुरू हुआ था, तब यूक्रेन के पास कहने लायक नौसेना भी नहीं थी। फिर भी यूक्रेन ने रूस के काला सागर बेड़े के खतरे को खत्म किया, कई दुश्मन जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया और डुबोया, जिसमें मशहूर मॉस्को मिसाइल क्रूजर भी था। क्रेमलिन के कई युद्धपोतों को जान बचाने के लिए भागकर सुरक्षित बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों में छिपना पड़ा। लेकिन अपने ताज़ा हमले में यूक्रेन ने साबित कर दिया कि रूसी जहाज़ों के लिए कहीं भी वाकई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसने व्लादिमीर पुतिन के सबसे बेहतरीन फ्रिगेट्स में से एक एडमिरल एसेन को ही तबाह कर दिया। रूसी नौसेना अब सिर्फ मुश्किल में नहीं है, उसकी संपत्तियों को एक एक करके योजनाबद्ध तरीके से नक्शे से मिटाया जा रहा है और उसके बेखबर कमांडर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते।
ये हमला 23 मई की रात को रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र के नोवोरोसियस्क नौसैनिक अड्डे पर हुआ था। नोवोरोसियस्क रूस का प्रमुख काला सागर बंदरगाह और काला सागर बेड़े का मुख्य अड्डा है और ये यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों का लगातार निशाना बनता जा रहा है। हाल के हफ्तों और महीनों में इस क्षेत्र में कई सफल हमले दर्ज किए गए हैं। क्रेमलिन को बेबस होकर देखना पड़ा क्योंकि जहाज, तेल टर्मिनल और सैन्य मुख्यालय सब कुछ उड़ा और जला दिया गया। और ताज़ा हमला निस्संदेह अब तक देखे गए सबसे विनाशकारी हमलों में से एक है। ये कैसे हुआ, इसकी पूरी जानकारी और हमले के असर व उसके बाद की वीडियो फुटेज ऑनलाइन मेजर रॉबर्ट माजियार ब्रोवडी ने साझा की, जो यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के प्रसिद्ध कमांडरों में हैं। ब्रोवडी ने खुलासा किया कि इस दूरगामी हमले के अभियान में कई यूनिटें शामिल थीं, जिनमें 9वीं किरोव बटालियन, 412वीं नेमेसिस ब्रिगेड और 414वीं मानव रहित स्ट्राइक एविएशन ब्रिगेड के दल भी थे। इन अनुभवी ऑपरेटरों ने मिलकर 2 रूसी नौसैनिक जहाज़ों को निशाना बनाया, जिनमें एडमिरल ग्रिगोरियेविच क्लास फ्रिगेट या प्रोजेक्ट 11356 आर जहाज, जिसका नाम एडमिरल एसन है, और एक अनाम प्रोजेक्ट 1239 होवरक्राफ्ट मिसाइल जहाज शामिल हैं। नुकसान का विवरण देने से पहले इन जहाज़ों को करीब से देखते हैं। एडमिरल एसन एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है और इसी वर्ग के 6 जहाज़ों में से एक है। इनमें से सिर्फ 3 जहाज, जिनमें एसन शामिल है, अभी रूसी नौसेना में सेवा में होने की बात कही जाती है। 2 भारत को बेचे जा चुके हैं और आखिरी जहाज को निर्माण पूरा होने पर किसी अज्ञात देश को बेचा जाएगा। कलिनिनग्राद के यांतारा शिपयार्ड में बने एडमिरल एसन का डिज़ाइन तलवार क्लास या प्रोजेक्ट 156 फ्रिगेट पर आधारित था, जिसे रूस ने भारतीय नौसेना के लिए बनाया था। ब्लैक सी फ्लीट को आधुनिक बनाने में इसे अहम कड़ी माना गया और रूस ने इसे पूरा करने में पूरी कोशिश की। प्रत्येक फ्रिगेट की अनुमानित कीमत 450 से 500 मिलियन डॉलर के बीच है। जैसा कि इतनी ऊंची कीमत से उम्मीद की जा सकती है, ये जहाज काफ़ी उच्च स्तर के हैं, जिनकी तकनीकी विशेषताएं कागज पर तो बहुत ही प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक फ्रिगेट का मानक विस्थापन 3620 टन है और पूर्ण विस्थापन 4000 टन है। इनकी लंबाई 409 फीट से थोड़ी ज़्यादा यानी 124.8 मीटर है और चौड़ाई 49 फीट 10 इंच यानी 15.2 मीटर है। ये अधिकतम 30 नॉट्स यानी 35 मील प्रति घंटा या 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं, जो इस आकार के जहाज के लिए काफ़ी तेज है। और इसकी रेंज 4850 नॉटिकल मील यानी 5580 मील या 8890 किलोमीटर है और ये 30 दिनों तक लगातार चल सकता है। एडमिरल एसन में 200 क्रू सदस्य आ सकते हैं और इसमें कई प्रभावशाली हथियार व उन्नत सैन्य तकनीकें हैं। इसमें उदाहरण के लिए एक फ्रिगेट M2M एयर सर्च रडार है, जो आने वाले हवाई खतरों का पता लगाने के लिए है। साथ ही कई सतह खोज रडार और फायर कंट्रोल रडार भी है और एक MGK 335 EM O3 सोनार सिस्टम भी है। इसमें एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और KT-216 डिकॉय लॉन्चर भी लगे हुए हैं। हथियारों की बात करें तो एडमिरल एसन में 100 मिमी A190 ईसु-1 नेवल गन लगी है, जिसकी अधिकतम फायर रेट 60 राउंड प्रति मिनट है और यह अत्यधिक विस्फोटक एंटी एयर या फ्रैगमेंटेशन गोला बारूद दाग सकती है। इसमें कैलिबर, ओनिक्स या सियाकोन क्रूज मिसाइलों के लिए 8 और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए 24 अतिरिक्त VLS सेल है। जहाज पर 2 AK-630 रोटरी कैनन भी लगे हैं। साथ ही 8 तक ईगला या वेरबा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स, एक RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेचर और एक जोड़ी टाइप 53 ट्विन ट्यूब टॉर्पीडो लॉन्चर भी हैं। संक्षेप में कहे तो यह एक बेहद अच्छी तरह से सुसज्जित पोत है, जिसे आधुनिक नौसैनिक युद्ध के लिए आवश्यक कड़े मानकों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। लेकिन ये महंगे रक्षा उपकरण यूक्रेन के ड्रोन रोक नहीं सके। हमले में दूसरा पोत बोरा क्लास प्रोजेक्ट 239 होवरबोर्न गाइडेड मिसाइल कार्वेट था। अधिकांश ऐसे पोत सैनिक लैंडिंग या परिवहन के लिए होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट
1239 खास तौर पर समुद्री युद्ध के लिए डिजाइन हुआ और यह कैटामरन डिजाइन वाले सबसे बड़े युद्धपोतों में है। इन जहाज़ों में से केवल 2 ही बनाए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक भविष्य में और भी बनाए जाने की योजना है। इनका विस्थापन सिर्फ 1000 टन से थोड़ा ज्यादा है और इनकी लंबाई 215 फीट 66 मीटर है, जबकि चौड़ाई 56 फीट 17 मीटर है। प्रत्येक जहाज को 4 200 किलोवाट डीजल जनरेटर और कई हाई पावर इंजनों से चलाया जाता है, जिससे ये अधिकतम 55 नॉट्स 63 मील प्रति घंटा या 102 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकते हैं और इनकी अधिकतम रेंज 2500 समुद्री मील है। 35 लोगों के न्यूनतम क्रू के साथ प्रोजेक्ट 1239 एडमिरल एसन जितना सुसज्जित नहीं है, लेकिन इसमें सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और कई हथियार हैं। इसमें एक मॉन्यूमेंट, ई टारगेट डिटेक्शन और डेजिग्नेशन रडार सिस्टम, एक मॉस्किट ई मिसाइल फायर कंट्रोल सिस्टम, कई डिकॉय रॉकेट लॉन्चर, 8 एंटी शिप मिसाइलों का पूरा सेट और एक ओसा MS सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इन जहाज़ों को कहीं ज्यादा बड़े दुश्मन जहाज़ों को खत्म करने और तटीय या आंतरिक इलाकों में अपनी खुद की टुकड़ियों को सुरक्षा देने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन 23 मई की रात को उनकी सुरक्षा यूक्रेनी मानव रहित हवाई वाहनों UAV के खिलाफ नाकाफी साबित हुई। यूक्रेन के विशेषज्ञ ऑपरेटरों द्वारा कुशलता और सटीकता के साथ नियंत्रित किए गए कई ड्रोन इन दोनों जहाज़ों से टकराने में सफल रहे, जो हमले के समय स्थिर खड़े थे, जिससे वे दोनों एक तरह से आसान शिकार बन गए। एडमिरल एसन नोवरोसिस्क नौसैनिक अड्डे के घाट के पास था। हमले के वीडियो में कम से कम एक ड्रोन को जहाज के किनारे टकराते हुए दिखाया गया है और रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 3 और UAV उस फ्रिगेट से टकराए जिसने उन्हें अपने ऑनबोर्ड रक्षा प्रणाली से गिराने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। प्रोजेक्ट 1239 कॉर्वेट उसी बेस पर एयर कुशन पर था जब उस पर हमला हुआ। फिर से कई ड्रोन जहाज से सफलतापूर्वक टकराए। दोनों जहाज़ों के नुकसान की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए हम सिर्फ हमले के प्रभाव का अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि भले ही दोनों जहाज अभी भी पानी में तैर रहे हो, फिर भी यह संभावना काफ़ी मजबूत है कि वे काफ़ी समय तक सेवा के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे। हर जहाज के ढांचे, डेक या विभिन्न प्रणालियों और रक्षा तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा हो सकता है और रूस को उन्हें फिर से समुद्र में उतारने से पहले ठीक करने में समय, पैसा और संसाधन खर्च करने होंगे। इसके अलावा हमें पता है कि हाल ही में यूक्रेन ने भारी भरकम ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिनकी पेलोड क्षमता औसत से ज़्यादा है। अगर 23 मई को ऐसा हुआ था तो जहाज़ों की हालत उम्मीद से ज़्यादा खराब हो सकती है और उन्हें फिर से चलाने के लिए ज़्यादा महंगी मरम्मत और रख रखाव चाहिए होगा। कुछ सिस्टम तो शायद मरम्मत के लायक भी ना हो और उन्हें पूरी तरह से बदलना पड़ सकता है, जिसमें और भी ज़्यादा समय और मेहनत लगेगी। यहाँ तक कि सबसे खराब स्थिति में भी, जिसमें जहाज़ों को केवल मामूली नुकसान हुआ हो, ये हमला फिर भी मायने रखता है, क्योंकि ये साबित करता है कि रूसी जहाज़ों के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। क्रेमलिन के कमांडर उन्हें अलग अलग ठिकानों पर भेज सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन लगातार सटीकता और कुशलता से उनका शिकार करेंगे। जितना ऐसा होता है, रूस के लिए काला सागर बेड़े का उपयोग करना उतना ही कठिन हो जाता है। युद्ध के शुरुआती दिनों में, उदाहरण के लिए, क्रेमलिन की सेनाएं काला सागर में तैनात फ्रिगेट्स और मिसाइल क्रूजर्स पर यूक्रेनी कस्बों और शहरों पर मिसाइल दागने के लिए बहुत अधिक निर्भर थी। इन दिनों वे इन युद्धपोतों का इस्तेमाल करने में काफ़ी हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यूक्रेन के UAV जल्दी ही उनकी लोकेशन का पता लगा लेंगे और उन्हें नष्ट करने के लिए झुंड भेज देंगे। और अगर वे जहाज़ बंदरगाह से बहुत दूर है तो यह पूरी तरह संभव है कि वे डूब सकते हैं, जिससे उनके सैकड़ों चालक दल के सदस्य और उनके सारे महंगे मिसाइल और सैन्य तकनीकें भी उनके साथ समुद्र की गहराई में चली जाएंगी। इसलिए रूस के कई बेहतरीन जहाज़ जैसे एडमिरल एसन बंदरगाहों में खड़े रहकर युद्ध में लगभग कोई योगदान नहीं देते और विरोधियों के आसान लक्ष्य बन जाते हैं। यूक्रेन का इरादा है कि वो इन लक्ष्यों को तब तक ढूंढकर हमला करता रहेगा जब तक आखिरी को खत्म ना कर दे। मैग्यार ने भी साफ कहा, एक दिन
तुम्हारा डूबना तय है, तुम छुप नहीं सकते। एक छोटी सी बात, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब समय है। यूक्रेन ने पहले भी एडमिरल एसन पर हमला किया है। यह दूसरी बार भी नहीं है। असल में यह विशेष जहाज पर चौथी बार हमला होने की रिपोर्ट है। पहला हमला 2022 में युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान हुआ था। यूक्रेन द्वारा मॉस्को को डुबोने के समय अधिकारियों ने बताया कि एडमिरल एसन को भी नेपच्यून क्रूज मिसाइल हमले से भारी नुकसान हुआ और उसे युद्ध से हटा दिया गया। माना जाता है कि इसके बाद उस फ्रिगेट को मरम्मत के लिए हटा लिया गया। यूक्रेन के ड्रोन दल महीनों और वर्षों तक उस युद्धपोत के किसी भी संकेत की तलाश में क्षेत्र की निगरानी करते रहे, हमेशा तैयार और इंतजार में कि उसे फिर से कार्रवाई से बाहर किया जा सके। मार्च 2026 में उन्हें मौका मिला। ठीक 2 मार्च की रात को एडमिरल एसन को एक बार फिर नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर एक और बेहतरीन तरीके से किए गए हमले में भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन ने जहाज की सुपर स्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिससे करीब 18 घंटे तक आग लगी रही और कई अहम सैन्य सिस्टम्स क्षतिग्रस्त हुए। उदाहरण के लिए जहाज के ग्रेनेड लॉन्चर, जो हीट फ्लेयर्स और रेडियो सिग्नल डिफ्यूज़र दागते हैं, हमले में फट गए। TK-25 EW कॉम्प्लेक्स, जो रडार विकिरण पहचान और इंटरफेरेंस के लिए था, क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे फ्रिगेट की सुरक्षा क्षमता प्रभावित हुई। एसन के कई रडार सिस्टम हमले में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए, जिनसे यूक्रेनी लक्ष्यों का पता लगाने और मिसाइल गाइड करने का काम होता था। इस हमले ने फ्रिगेट की यूक्रेन पर मिसाइल दागने की क्षमता खत्म कर दी, जिससे रूस की अहम नौसैनिक संपत्ति की आक्रामक ताकत बेअसर हो गई। $500 मिलियन का युद्धपोत अचानक बेकार हो गया और यूक्रेनी मानव रहित प्रणालियों की सेना सिर्फ बैठकर अपने दुश्मन को जरूरी मरम्मत करने के लिए समय और आज़ादी देना नहीं चाहती थी। मार्च के हमले के 1 महीने बाद 6 अप्रैल को फिर हमला हुआ। नोवोरोसिस्क फिर यूक्रेनी ड्रोन के हमले का शिकार हुआ। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विशेषज्ञों ने बताया कि एडमिरल एसन को रात में नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि फ्रिगेट के अगले हिस्से A190 एक्सोमिमी नौसैनिक तोप के पास ताज़ा हमले हुए। वो इलाका जहाज के एंकर हैंडलिंग सिस्टम, सहायक उपकरण और नीचे पनडुब्बी पता लगाने वाली सोनार प्रणाली के लिए है। कहा जाता है कि सोनार सिस्टम बहुत नाजुक होता है और हल्का नुकसान भी इसके काम में बाधा डाल सकता है। अगर हमले से असर पड़ा है तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि रूस को उसे दोबारा चालू करने में समय और पैसा लगेगा। कुछ लोगों का तर्क था कि हमले से जहाज की गतिशीलता कम हुई, जिससे वह बंदरगाह नहीं छोड़ सका। इससे यूक्रेन के लिए दोबारा हमला करना और भी आसान हो जाता, और यही मई में हुआ भी। साथ ही इससे एसोन की काला सागर में बाहर जाकर यूक्रेन पर किसी भी तरह का हमला करने की क्षमता और भी कम हो गई। मार्च, अप्रैल और अब मई, 3 महीने में रूस के एक अहम युद्धपोत पर 3 हमले हुए। ये यूक्रेन के लिए बड़ी सफलता है, लेकिन रूसी नौसेना के लिए शर्मनाक। एक हमला माफ किया जा सकता था, लेकिन मार्च में पहला हमला होते ही सक्षम सैन्य बल को इसे दोहराने से रोकने के लिए व्यापक एहतियाती कदम उठाने चाहिए थे। उदाहरण के लिए रूस को नोवोरोसिस्क में एंटी ड्रोन उपाय, वायु रक्षा प्रणालियां या बेहतर रडार कवरेज स्थापित करनी चाहिए थी, ताकि वे ड्रोन को समय पर देख सके और सक्रियता से प्रतिक्रिया कर सके। उसे मोबाइल ग्राउंड टीम में तैनात कर आसमान स्कैन कर यूक्रेनी यूएवी आते ही उन्हें मारने की कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि उसने रक्षा व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं किया। इसके बजाय उसने यूक्रेन को बिना किसी विरोध के अंदर घुसने और बेरोक टोक हमला करने की अनुमति दे दी, जिससे एक के बाद एक विनाशकारी वार हुए और क्रेमलिन के पास इस्तेमाल करने के लिए कम संसाधन बचे और मरम्मत के खर्चे लगातार बढ़ते गए। रूस की स्थिति तब और बिगड़ गई जब 23 मई की रात एडमिरल एसन और प्रोजेक्ट 1239 कॉर्वेट ही नहीं, अन्य संसाधन भी क्षतिग्रस्त हुए। मजार ने बताया कि उसके ड्रोन ऑपरेटरों ने कई अन्य लक्ष्यों पर भी हमला किया, जिनमें ओसा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली थी डोनेट्स्क में, जिसकी कीमत करीब $10 मिलियन है। रूस की छठी वायु
और वायु रक्षा सेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पीछे के क्षेत्र का बेस और लॉजिस्टिक्स हब जो लुहांस्क क्षेत्र की रोवेनकी बस्ती में स्थित है पर भी हमला किया गया। खेरसोन क्षेत्र में एक ड्रोन कमांड पोस्ट पर भी हमला किया गया। साथ ही जापोरिजिया क्षेत्र में कुछ ईंधन टैंकर और बख्तरबंद वाहनों पर भी हमला हुआ। वहीं नोवोरोसियस्क में 2 तेल टर्मिनल स्चास्काया और गोर्चिकोवा टर्मिनल, सटीक रूप से कहे तो उन पर भी हमला हुआ। गोर्चिकोवा टर्मिनल काकेशस क्षेत्र का सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडारण स्थल है जिसमें 1.2 मिलियन टन ईंधन रखा जा सकता है। विभिन्न स्थानों पर स्थित कई तरह की संपत्तियां सभी को एक ही रात में सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया और या तो क्षतिग्रस्त कर दिया गया या नष्ट कर दिया गया। ये इस बात का उल्लेखनीय प्रमाण है कि यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध की कला में कितनी अच्छी तरह महारत हासिल कर ली है। जहां रूस यूक्रेन के कस्बों और शहरों पर अपने विशाल झुंड लगातार भेजता रहता है, बस जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की उम्मीद में, बिना किसी स्पष्ट मंशा या व्यापक उद्देश्य के अपनी रणनीति के तहत, वहीं यूक्रेन कहीं अधिक संतुलित और व्यवस्थित तरीका अपना रहा है। ये सावधानीपूर्वक अपने लक्ष्यों का चयन कर रहा है और रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों को खोजने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जैसे वह बुनियादी ढांचा जो उसके तेल उद्योग को चलाता है और महंगा सैन्य हार्डवेयर जिससे वह यूक्रेनी शहरों व नागरिकों पर दूर से हमला करता है। इसके एजेंट इन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, उनकी लोकेशन का सटीक पता लगा रहे हैं और उन्हें खत्म करने के लिए सही समय चुन रहे हैं, और ये काम कर रहा है। हर गुजरते हफ्ते के साथ यूक्रेन के सफल हमलों की और भी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, न सिर्फ फ्रंटलाइन या उनके 10 से 15 मील पीछे, बल्कि कब्जे वाले इलाकों और रूसी क्षेत्र के अंदर तक। ड्रोन दुश्मन की सीमा के काफी पीछे जा रहे हैं, क्रेमलिन के लिए सबसे अहम चीजों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें खत्म कर रहे हैं, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रूस की इस युद्ध को लड़ने की क्षमता को कम कर रहे हैं, क्योंकि अब यह युद्ध उनके लिए कहीं ज्यादा महंगा और अस्थिर हो गया है। वे युद्ध को रूसी जनता तक ला रहे हैं, लेकिन आम नागरिकों या ढांचे को नहीं, बल्कि रूस के क्षेत्रों के आसमान को आग और धमाकों से रोशन कर रहे हैं, क्योंकि युद्धपोतों और तेल रिफाइनरियों पर बार बार हमले हो रहे हैं। यह क्रेमलिन की युद्ध शक्ति को सर्वशक्तिमान मानने की सोच तोड़ता है और पुतिन के रूस की जीत के दावों को कमजोर करता है। यूक्रेन के बार बार और लगातार प्रभावी होते हमलों के परिणाम स्वरूप यहाँ तक कि कट्टर रूसी राष्ट्रवादी और तथाकथित जेड ब्लॉगर भी पुतिन के फैसलों की आलोचना करने लगे हैं और देश की सैन्य नेतृत्व में जो वे लगभग शर्मनाक स्तर की अक्षमता मानते हैं उसे उजागर कर रहे हैं। इस बीच आम जनता की राय भी तेजी से बन रही है कि युद्ध को जितना जल्दी हो सके समाप्त किया जाना चाहिए, और सर्वेक्षण दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती जा रही है। इन कहानियों से पता चलता है कि रूस की वायु रक्षा कितनी कमजोर हो गई है, क्योंकि यूक्रेन अब कभी कभार नहीं बल्कि लगातार लक्ष्य भेद रहा है। इसके बजाय वह एक ही समय में कई क्षेत्रों में कई ठिकानों पर हमला करने में सफल हो रहा है। तर्क के हिसाब से ऐसा संभव नहीं होना चाहिए। रूस ने इस युद्ध में अरबों रुपए झोंक दिए हैं। इसके पास इन हमलों को रोकने के लिए जरूरी रक्षा प्रणाली होनी चाहिए, लेकिन ये साफ है कि वो ऐसा करने में असमर्थ है, क्योंकि यूक्रेन भी पूरी तरह से एंटी एयर बैटरियों, रडार और मिसाइल सिस्टम्स को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे ड्रोन और मिसाइलों के लिए बिना किसी रोक टोक के गुजरने के रास्ते खुल जाते हैं और एडमिरल एसन जैसे लक्ष्य असुरक्षित रह जाते हैं। यूक्रेन ने फिर रूसी वायु रक्षा के मिथक को तोड़ा है। इसने एक और बड़ी रूसी सैन्य स्थापना नष्ट की और करीब 100 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। ये हालिया हमलों की एक लंबी श्रृंखला में से सिर्फ एक और हमला है जो लगातार अधिक विनाशकारी होते जा रहे हैं, जिन्हें पूरी तरह से योजनाबद्ध और बिना किसी गलती के अंजाम दिया गया है। ये यूक्रेनी सशस्त्र बलों की लगातार बढ़ती ताकत और उनके विरोधियों की लगातार कमजोर होती संभावनाओं को दर्शाता है। हमले का विवरण 21 मई को खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की द्वारा साझा किया गया था। उन्होंने पुष्टि की कि यूक्रेनी सुरक्षा सेवा SBU की अल्फा टीम ने हमला किया, जिसका निशाना रूसी FSB का मुख्यालय था, जो
दक्षिणी यूक्रेन के कब्जे वाले खेरसोन क्षेत्र के हेनिचेस्क बंदरगाह के पास था। आजो सागर के पार हेनिचेस्क अर्बात स्पीट पर स्थित है, जो एक बैरियर स्पीट है। समुद्र को आजो सागर और खारे लैगून की श्रृंखला से अलग करता है और पूर्वी क्रीमिया तक फैला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां एफएसबी ने बड़ा कमांड पोस्ट बनाया था और कुछ विश्लेषकों के अनुसार यह किसी पुराने होटल या रिसोर्ट परिसर में था। चाहे वो जगह पहले जो भी थी या जैसे भी इस्तेमाल होती थी, उस पूरे इलाके को रूस की गुप्त सेवा ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें कुल मिलाकर 9 मुख्य इमारतें थीं। यूक्रेन के विश्व स्तरीय ड्रोन ऑपरेटरों ने सभी इमारतों को निशाना बनाया। कुछ यूएवी छतों पर हमला करते दिखे और कुछ खिड़कियों से अंदर जाकर इमारतों को उड़ा दिया। मौके पर कई बड़े पैमाने पर विस्फोटों की खबरें आईं और उसके बाद वहां भीषण आग भी लग गई। इसकी पुष्टि वीडियो सबूतों से भी हुई, जिसे एसबीयू ने ऑनलाइन साझा किया और जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि ड्रोन के टकराने से परिसर के विभिन्न हिस्सों में कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे जबरदस्त आग, छर्रे और धुएं के गुबार उठे। इसके अलावा नासा की फर्म के सैटेलाइट मॉनिटरिंग सर्विस ने 17 मई को हमले की तारीख पर स्ट्राइक साइट्स पर उच्च तापीय संकेतों का पता लगाया। जेलेंस्की की रिपोर्ट ने हमले पर और जानकारी दी। एसबीयू स्पेशल ऑपरेशन सेंटर ए के सैनिकों से अच्छे नतीजे मिले हैं। रूसी एफएसबी अधिकारियों के मुख्यालय पर हमला हुआ और हमारे अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में एक एंटी एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स पेंटसिर एस-1 को नष्ट कर दिया गया। सिर्फ इस ऑपरेशन की वजह से ही रूसियों को लगभग 100 कब्जाधारियों के मारे जाने और घायल होने का नुकसान हुआ। रूसियों को समझना चाहिए कि उन्हें युद्ध खत्म करना होगा। यूक्रेनी मध्यम और लंबी दूरी की कार्रवाई जारी रहेगी। चलिए तथ्यों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जेलेंस्की ने रूस की बेहतरीन वायु रक्षा प्रणालियों में से एक पेंटसिर एस-1 का जिक्र किया। पेंटसिर परिवार का एस-1 एक स्वचालित छोटी से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट प्रणाली है, जो सैन्य इकाइयों, बुनियादी ढांचे और वायु रक्षा प्रणालियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये 30 मिमी ऑटो कैनन और रडार निर्देशित मिसाइलें इस्तेमाल करता है और लक्षित अधिग्रहण रडार व इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम से एक समय में 40 लक्ष्य ट्रैक कर सकता है। ये एक साथ कई खतरों से निपटने में सक्षम है, जिसमें विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सटीक हथियार शामिल हैं। संक्षेप में, ये उच्च स्तरीय हार्डवेयर है और पेंटसिर का संघर्ष में बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है। रूस ने यूक्रेनी ड्रोन झुंड और नीचाई पर उड़ने वाले विमानों के असर को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल किया है। प्रत्येक यूनिट की कीमत $20 मिलियन तक हो सकती है। इसलिए यह तथ्य कि यूक्रेन इसे नष्ट करने में सक्षम रहा, कीव की सेनाओं के लिए वास्तव में सफलता का संकेत है और दुश्मन के लिए एक और आर्थिक सिरदर्द भी। इस हमले की मानवीय कीमत भी है। अनुमानित 100 रूसी सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। मौतों की सटीक संख्या की किसी तीसरे पक्ष से पुष्टि नहीं हुई, पर वीडियो सबूत तस्वीर साफ करते हैं। विस्फोट इतने बड़े हैं कि ये लगभग असंभव है कि उन इमारतों में से कोई भी व्यक्ति सही सलामत बाहर निकल पाया हो। यूक्रेनी अनुमान ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम दर्जनों रूसी हताहत होने की काफी संभावना है। लेकिन शायद पूरी कहानी का सबसे निंदनीय पहलू ये है कि इस इलाके में एक एयर डिफेंस सिस्टम था, पेंटसिर एस-1। फिर भी ये ना तो उस सुविधा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था और ना ही खुद की रक्षा करने के लिए। विश्लेषकों के मुताबिक ड्रोन ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग 200 किमी या 125 मील या इससे अधिक दूरी तय की होगी। यह उनके लॉन्च स्थान पर निर्भर करता है। उन्होंने इतनी लंबी दूरी तय की, रास्ते में अन्य एयर डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए, साथ ही उस पेंटसिर को भी, जिसे उन्होंने अंत में नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी उन्हें मार गिराया नहीं गया। साथ ही विस्फोट का आकार दिखाता है कि ड्रोन में बड़े वारहेड्स थे। ड्रोन हमलों की योजना और क्रियान्वयन में यूक्रेन को अक्सर रेंज या विस्फोटक शक्ति में से एक चुनना पड़ता था। यह केवल एक ही चीज चुन सकता था, या तो अपने ड्रोन को दूर भेजना लेकिन छोटे वारहेड्स के साथ, या फिर उनमें ज्यादा विस्फोटक शक्ति भरना, लेकिन ऐसे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना जो घर के करीब हो। हालांकि जो जानकारी हमें इस हमले के बारे में मिली है, उससे लगता है कि इस समझौते की समस्या आखिरकार हल हो गई है, क्योंकि यूक्रेन
अब दूर दराज के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर और भी ज्यादा नुकसानदायक और विनाशकारी ड्रोन हमले कर रहा है। और ये सिर्फ एक बार की घटना नहीं है, ये उन उदाहरणों की लगातार बढ़ती सूची का हिस्सा है जिसमें रूस अपने सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की ठीक से रक्षा करने में पूरी तरह असमर्थ साबित हो रहा है, चाहे वे स्थान मोर्चे से काफी दूर ही क्यों ना हो। वास्तव में खेरसोन हमले के कुछ ही दिन बाद 19 मई की रात को यूक्रेन ने एक और सफल हमले का जश्न मनाया, इस बार कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र के अंदर सिस्न शहर में। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के ड्रोन पायलटों ने रूसी समकक्षों पर सटीक हमला किया। उन्होंने रूसी सशस्त्र बलों द्वारा यूएवी ऑपरेटरों को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक प्रशिक्षण केंद्र को खोजा और नष्ट कर दिया। रॉबर्ट ब्राउडी, कोड नेम माजार, मानव रहित प्रणालियों की सेना के प्रसिद्ध प्रवक्ता है जिन्होंने फेसबुक पर हमले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन का नाम अखमत के लिए स्नो इसलिए रखा गया क्योंकि सीजना का अंग्रेजी अर्थ बर्फीला है। माजार ने यह भी बताया कि 11 अटैक ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिनमें से हर एक में 100 किलोग्राम या 220 पाउंड के वारहेड लगे थे, और उन्होंने हमले के प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी। हमने 78वीं सेवा अखमत मोटराइज्ड स्पेशल पर्पस रेजिमेंट की ट्रेनिंग व प्रोडक्शन फैसिलिटी और अस्थायी तैनाती स्थल को निशाना बनाया, जो ए कादिरोव के नाम पर है और वर्म्स आर्मी की 42वीं डिवीजन में शामिल है। मुख्य 2 मंजिला परिसर 2484 वर्ग मीटर में फैला था, जिसमें यूएवी, वारहेड असेंबली की सुविधाएं और 1 मंजिल पर स्टाफ था। तहखाने के गोला बारूद भंडार ने वर्म्स के लिए यादगार अनुभव बनाए। मजियार ने बताया कि इस हमले में करीब 65 रूसी स्पेशल फोर्सेस कैडेट और केंद्र के प्रमुख, जो रूसी रॉकेट और आर्टिलरी सर्विसेज अकादमी का डॉक्टर था और जिसका कोड नेम बुरी था, मारे गए। फिर से यह वही जगह है जिसे रूसियों को सुरक्षित रखने में सक्षम होना चाहिए। यह कब्जे वाले क्षेत्र में है, एक अहम सैन्य स्थान है और दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत सेना के लिए इसकी वायु रक्षा व्यवस्था करना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। फिर भी एक बार फिर यूक्रेनी ड्रोन बिना किसी विरोध के उस इलाके में घुसने में सक्षम रहे और अपने लक्ष्य को बिना किसी डर के नष्ट कर दिया। जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है, ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। अप्रैल के अंत में 413वें अलग रेजिमेंट के ड्रोन ऑपरेटरों ने रूस के बाज समत केंद्र पर जापोरिजिया क्षेत्र में सफल हमला किया, जो एक प्रमुख ड्रोन विकास स्थल है। सैन्य रिपोर्ट के अनुसार इस हमले ने अस्थायी तैनाती स्थल और कई वर्कशॉप्स को निशाना बनाया, जहां रूसी सेना यूएवी, ग्राउंड रोबोटिक्स सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण बनाती थी। अप्रैल की शुरुआत में इससे भी बड़ा हमला हुआ था, जिसमें यूक्रेन के घातक ड्रोन पायलटों ने कई लक्ष्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। 15 अप्रैल की एक ही रात में मानव रहित सिस्टम बलों ने 3 अलग अलग एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, 2 इस्कंदर बेस 1 रूबिकॉन बेस, 2 तेल डिपो, क्रीमिया में 1 गोला बारूद डिपो और डोनेट्स्क में कई सैन्य ठिकानों को नष्ट कर दिया। कुल 16 लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। एक बार फिर माजियार ने ऑनलाइन यह खबर साझा करते हुए गर्व महसूस किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 414वें माजियार्स बर्ड सेपरेट ब्रिगेड की 9वीं कारोस बटालियन के पायलटों ने यह लगभग चमत्कारी हमला कैसे अंजाम दिया। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद ही कोई हफ्ता गुजरता हो जब इस तरह के एक और हमले की सुर्खियां और खबरें सामने न आती हों। बार बार यूक्रेन के ड्रोन रूसी उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को तबाह कर रहे हैं, जो अक्सर या तो वायु रक्षा प्रणालियों या उन ढांचों पर केंद्रित होते हैं जिन्हें ये प्रणालियां बचाने के लिए बनाई गई हैं। इन हमलों के दीर्घकालिक प्रभावों को जानने से पहले द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी जानकारी विस्तार से बताते हैं। जितनी बार ये हमले होते हैं, रूस के लिए स्थिति उतनी ही खराब होती जाती है। पहले से ही देश के कुछ सबसे कट्टर राष्ट्रवादी सैन्य ब्लॉगर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और यहाँ तक कि क्रेमलिन के खिलाफ भी बोल रहे हैं, ये सोचते हुए कि ऐसे हमलों को कैसे और क्यों होने दिया जा रहा है। उनकी नाराजगी समझना मुश्किल नहीं है। रूस सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। माना जाता है कि वह अपने से कहीं छोटे और कमजोर प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। उसे यह युद्ध पहले ही जीत लेना था। फिर भी हम 4 साल से ज्यादा समय से इस लड़ाई में हैं और जीत के करीब होने के बजाय रूस कभी इतना कमजोर नहीं दिखा, जबकि यूक्रेन लगातार मजबूत होता गया है। और इस तरह के हमले वास्तव में दोनों पक्षों की रणनीतियों, युद्ध कौशल और चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालने की उनकी कुल क्षमता में नाटकीय अंतर को उजागर करते हैं।
साथ ही युद्ध की बदलती परिस्थितियों को भी दिखाते हैं। रूस शुरू से ही इस विश्वास के साथ काम कर रहा है कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ बल प्रयोग काफी है। समय के साथ उसकी रणनीति में बदलाव आया। शुरू में बख्तरबंद और मशीनी हमलों पर, फिर ड्रोन और ग्लाइड बमों पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी मूल रणनीति हमेशा एक ही सिद्धांत पर टिकी रही है। अगर रूस यूक्रेन पर ज्यादा सैनिक और हथियार लगाए तो वो जीत सकता है। देश की रक्षा व्यवस्था स्थायी नहीं है और अंततः गिर जाएगी। चाहे इसमें लाखों जाने और अरबों डॉलर खर्च हों, क्रेमलिन की जीत तय मानी जाती है। समस्या यह है कि भले ही युद्ध के शुरुआती दौर में रूसी जीत अपरिहार्य लग रही थी, लेकिन अब कई वर्षों से ऐसा महसूस नहीं हुआ है। देश की क्षेत्रीय उपलब्धियां कम हो गई हैं, उसके हताहतों की संख्या बहुत बढ़ गई है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की उसकी प्रगति रुक गई है, ठहर गई है और कुछ क्षेत्रों में तो पीछे भी चली गई है। इसका यह मतलब नहीं कि रूस युद्ध हार रहा है या यूक्रेन को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है। क्रेमलिन की युद्ध मशीन यूक्रेन के कस्बों और शहरों पर लगभग रोजाना लंबी दूरी के हमले करती रहती है, जिसमें वह मिसाइलों और ड्रोन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। यह आम लोगों को मार रही है और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है। फिर भी यूक्रेन डटा हुआ है, क्योंकि भले ही रूस का तरीका बहुत खून खराबा और क्रूरता लाता है, लेकिन यह एक ऐसा तरीका भी है जिसमें किसी भी तरह की स्पष्ट दिशा या मंशा नहीं है। क्रेमलिन को लगता है कि उसे लगातार दबाव बनाए रखना, ड्रोनों के झुंड, मिसाइलें और ग्लाइड बम भेजते रहना है ताकि यूक्रेन टूट जाए। यह दबाव बनाए रख रहा है, लेकिन आमतौर पर वही चीज बार बार कर रहा है, जबकि किसी तरह अलग नतीजों की उम्मीद कर रहा है। इस बीच इस संघर्ष के दूसरी ओर यूक्रेन है, जिसने युद्ध के लिए एक बिल्कुल अलग तरीका अपनाया है। नवाचार, अनुकूलन और अपने पास मौजूद हर एक संसाधन का अधिकतम उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया है। रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों का तर्क समझना कठिन है, लेकिन यूक्रेन के मामले में इसे देखना काफी आसान है और एफएसबी बेस पर हमला, साथ ही हाल ही में ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों, वायु रक्षा और अन्य सैन्य ठिकानों पर हुए हमले देश की योजना को काफी स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यह योजना 2 चरणों की है। पहला चरण रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने पर केंद्रित है। S-300, S-465, बुक, तोर जैसी प्रणालियां यूक्रेनी ड्रोन दलों द्वारा खोजकर नष्ट की जा रही है और हर हफ्ते ये डोमिनोज की तरह गिर रही है। कुछ की कीमत $10 मिलियन, कुछ की सैकड़ों मिलियन डॉलर है और कुछ अरब डॉलर तक पहुंचती है। हर बार जब इन प्रणालियों में से किसी एक को नष्ट किया जाता है तो रूस को गंभीर वित्तीय नुकसान होता है और उसके पास इन प्रणालियों का असीमित भंडार नहीं है कि वह नष्ट हुई प्रणालियों को आसानी से बदल सके। इनके निर्माण में समय, पैसा, सामग्री लगती है, जिससे रूस की रक्षा कमजोर होती है और दूसरा चरण शुरू होता है। एक बार जब वायु रक्षा ध्वस्त हो जाती है तो यूक्रेन को अपने भारी हथियारों जैसे बड़े ड्रोन तैनात करने की आज़ादी मिल जाती है, जो भले ही थोड़े धीमे चलते हों, लेकिन रूसी बुनियादी ढांचे के खिलाफ कहीं ज्यादा बड़ा पेलोड ले जा सकते हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि यूक्रेनी हथियार हर हफ्ते रिफाइनरी, लॉजिस्टिक्स, कमांड पोस्ट, मुख्यालय और अन्य अहम ठिकानों पर आग के हवाले कर रहे हैं। ये संयोग या किस्मत से नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत है। यूक्रेन लगातार अपने दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है। यह पता लगा रहा है कि उसकी रक्षा व्यवस्थाएं कहां स्थित हैं और उन्हें खत्म करने के सबसे अच्छे तरीके क्या हो सकते हैं। और जैसे जैसे युद्ध चलता गया, यूक्रेन इन सभी चीजों में और भी बेहतर होता गया। वास्तव में अगर हम घड़ी को कुछ साल पीछे ले जाएं, तो इस तरह की चीजें नियमित रूप से बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। यूक्रेन ने समय समय पर रूसी ठिकानों पर दूरगामी हमले किए थे, लेकिन उसके हमले आमतौर पर काफी छिटपुट थे। कभी कभी उनमें कई हफ्तों या महीनों का अंतर भी होता था। वे ज्यादा नुकसान नहीं करते थे, क्योंकि तब देश के पास आज जैसे उन्नत हथियार या अनुभव नहीं था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर तरीके से सुसज्जित है, जिससे वह संघर्ष की परिस्थितियों का सामना कर पा रहा है। यूक्रेन अपने दुश्मन पर कहर बरपा रहा है और हर हमले के बीच उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं दे रहा। इस युद्ध में एक समय था जब सिर्फ मोर्चे पर या पास के रूसी सैनिक ही यूक्रेनी ड्रोन के असली खतरे में थे, क्योंकि ड्रोन की दूरी सीमित थी और आगे बढ़ने पर उन्हें गिरा दिया जाता था। अब एक बार फिर कहानी बदल गई है।
अब हम लगातार देख रहे हैं कि यूक्रेनी ड्रोन दुश्मन की सीमा में दर्जनों या सैकड़ों मील अंदर तक उड़ रहे हैं, कब्जे वाले इलाकों में गहराई तक जा रहे हैं या यहाँ तक कि सीमा पार करके रूस में भी घुस रहे हैं और आसानी से क्रेमलिन के सैनिकों को ढूंढकर नष्ट कर रहे हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये सब यूक्रेन की मास्टर प्लान की वजह से है, जो सीधा सीधा इस बात पर केंद्रित है कि रूस के लिए इस युद्ध को लड़ना जितना मुश्किल हो सके उतना मुश्किल बना दिया जाए। ये दुश्मन की रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर, उनकी कीमती संपत्तियां नष्ट कर और आपूर्ति लाइनों को काटने का काम है, जो मोर्चों तक रसद पहुंचाती है और क्रेमलिन की युद्ध मशीन को ईंधन देती रहती है। ये तरीका बेहद कारगर है, क्योंकि जैसे जैसे रूस कमजोर होता जा रहा है वैसे वैसे यूक्रेन मजबूत होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा रक्षा प्रणालियां यूक्रेन खत्म करता है उतने ही ज़्यादा रास्ते और हमलों के लिए खुल जाते हैं। जितना ज़्यादा बुनियादी ढांचा वो नष्ट करता है, रूस को उतना ही ज़्यादा समय और पैसा मरम्मत में खर्च करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा आपूर्ति लाइनें कटती हैं, क्रेमलिन की सेनाओं के लिए जिंदा रहना और रणनीति बनाना उतना ही मुश्किल होता है। ये उस स्थिति तक पहुंच रहा है जहां यूक्रेन सैद्धांतिक रूप से लगभग रोजाना रूसी उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर गहराई तक हमले कर सकता है। 1 से 21 मई के बीच यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों ने 20 वायु रक्षा प्रणालियां नष्ट करने की जानकारी दी। यह लगभग हर दिन 1 के बराबर है। रूसी दृष्टिकोण से यह बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। जब देश अपने ही बुनियादी ढांचे की रक्षा नहीं कर सकता, जो मोर्चे से कई मील दूर है, तो वह युद्ध जीतने की उम्मीद कैसे कर सकता है? जब उसकी रक्षा व्यवस्था इतनी आसानी से टूट रही है, तो वह किसी तरह की निश्चित जीत की उम्मीद कैसे कर सकता है? सीधा जवाब है, वह नहीं कर सकता। रूस हार रहा है। यह एक के बाद एक हमले झेल रहा है और इसके सैन्य नेता जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं उनके लिए कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उन्हें मजबूरी में अपने बचे हुए हवाई रक्षा संसाधनों को नाप तोल कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सिस्टम्स को सबसे महत्वपूर्ण जगहों पर तैनात किया जा रहा है, जबकि बाकी जगहों को पूरी तरह असुरक्षित छोड़ दिया गया है। इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण शायद क्रीमिया में दिखाई देता है, जहां रूसी सैन्य ब्लॉगर्स शिकायत कर रहे हैं कि क्रेमलिन ने 2014 में अवैध रूप से कब्जा किए गए इस क्षेत्र की पर्याप्त रक्षा करने की किसी भी सोच को छोड़ दिया है। ब्लॉगर मैक्सिम कलाश्निकोव कहते हैं, क्रीमिया का जमीनी रास्ता अब 1980 के अफगानिस्तान की सड़कों जैसा लगता है। सड़क के किनारों पर नष्ट किए गए वाहनों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। दुश्मन ड्रोन के जरिए आपूर्ति में बाधा डाल रहा है। एक अन्य ब्लॉगर ने जोड़ा कि क्रीमिया के लिए जमीनी लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर को काटने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास होता दिख रहा है, जबकि एक जिसका नाम रोमानोव है वह नोट करता है, यह एक स्पष्ट तथ्य है कि ऐसे हमलों की संख्या और उनकी आवृत्ति जल्द ही बढ़ जाएगी। हालांकि ये रूस के रक्षा मंत्रालय और जनरल स्टाफ के लिए स्पष्ट नहीं है। रास्ते में छोटी हवाई निगरानी चौकियां नहीं हैं, इसलिए ड्रोन टीमों का मुकाबला नहीं होगा। वे कहते हैं कि इलाके में नागरिकों को सुरक्षित रखने वाला कोई नहीं है, न ही कोई मोबाइल निगरानी दल है और न ही भविष्य के ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कोई सुरक्षा जाल लगा है। ये सामान्य नहीं है। अतीत में जिन इलाकों का रसद के लिहाज से महत्व था या जो मोर्चे के करीब थे, वहां रूस कम से कम एक अच्छी खासी रक्षा व्यवस्था लगाने में सक्षम था। उदाहरण के लिए वहां जाल, एंटी ड्रोन उपाय, इलेक्ट्रॉनिक जैमर और मोबाइल ड्रोन टीमें थीं। अब वहां ऐसा कुछ भी नहीं है और इसका कारण यह नहीं है कि रूस परवाह नहीं करता या वह जिन इलाकों पर कब्जा कर चुका है उनकी रक्षा नहीं करना चाहता। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यूक्रेन सही समय पर सही जगहों पर इतने शानदार तरीके से हमले कर रहा है कि उसके दुश्मन के लिए किसी भी तरह की गंभीर रक्षा व्यवस्था करना लगभग नामुमकिन हो गया है। संसाधन और संपत्तियां कम हो रही है, बुनियादी ढांचे और रक्षा पर हमले बढ़ रहे हैं। रूस की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा कमजोर दिख रही है। 50 वर्षों तक मॉस्को ने दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा नेटवर्कों में से एक बनाया। विशाल तेल रिफाइनरियां, अनगिनत किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का जाल, विशाल भंडारण सुविधाएं और सब कुछ जोड़ने वाले सड़कों और रेलवे नेटवर्क की भूल भुलैया। एक ही पहेली के अलग अलग टुकड़े, जिनका एक ही उद्देश्य है धरती के सबसे बड़े देश को ऊर्जा देना। सोवियत और रूसी योजनाकारों ने अभूतपूर्व आकार और पैमाने की प्रणाली बनाई। इतना ईंधन उत्पन्न करना कि न सिर्फ करोड़ों घरों में रोशनी बनी रहे, बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था
और उसकी सेना को भी समर्थन और मजबूती मिले, जिससे रूस को वैश्विक मंच पर अद्भुत शक्ति और प्रभाव प्राप्त हो सके। दशकों तक वही प्रणाली निसंदेह देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी और उसने कठिन समय में भी अपनी ताकत बनाए रखी। ये सोवियत संघ के विघटन, आर्थिक संकटों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बची रही। यह राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में भी मजबूती से खड़ी रही और जैसे जैसे साल बीतते गए यह और भी बड़ी और बेहतर होती गई। एक अनोखा औद्योगिक दैत्य जो पृथ्वी की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक को शक्ति देता है। लेकिन वह दैत्य शायद आखिरकार उसे टक्कर का प्रतिद्वंदी मिल गया है, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जो कभी अडिग लगता था वह सचमुच बिखर रहा है और यह सब यूक्रेन की वजह से हो रहा है। सिर्फ मई के महीने में ही कीव की सेनाओं ने कई बड़े रूसी तेल संयंत्रों पर हमला किया, जिसमें रिफाइनरियों और महत्वपूर्ण रसद केंद्रों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके लिए न हाई एंड बॉम्बर्स चाहिए थे, न महंगे मिसाइल, सिर्फ साधारण लंबी दूरी के सस्ते ड्रोन ही काफ़ी थे। यह सिर्फ मॉस्को के लिए आर्थिक नहीं बल्कि अस्तित्व का संकट है, क्योंकि जिस बुनियाद पर देश टिका था वो अब बिखरने लगी है। यूक्रेन के लिए युद्ध जीतने का तरीका रूस की सेना को नष्ट करना नहीं बल्कि उस सिस्टम को तोड़ना है जो उसे बनाए रखता है। लेकिन इससे पहले कि हम यूक्रेन के अभियान के प्रभावों को देखें, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो असल में निशाना किसे बना रहा है। ज्यादातर सुर्खियां तेल रिफाइनरियों और ईंधन टैंकों पर रहती है, जबकि मामला इससे बड़ा है। सोवियतों ने दशकों सिर्फ तेल संयंत्र नहीं बनाए थे, उन्होंने एक विशाल और जटिल औद्योगिक मशीन बनाई जो हजारों वर्ग मील जमीन में फैली हुई है, साइबेरिया के तेल क्षेत्रों से लेकर दूर दराज के कस्बों, शहरों और सैन्य ठिकानों तक। इस मशीन के पहले हिस्से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लगाए गए थे। जब सोवियत संघ एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, तब सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों ने एक महत्वपूर्ण बात समझी। यह बात आने वाली पीढ़ियों के लिए वैश्विक भू राजनीति को परिभाषित करेगी। ईंधन ही शक्ति है। सैन्य वाहनों को ईंधन चाहिए था, नागरिक वाहनों को ईंधन चाहिए था, कारखानों को ईंधन चाहिए था, पूरी अर्थव्यवस्थाओं को ईंधन चाहिए था। सोवियत संघ इतना भाग्यशाली था कि वह दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडारों पर बैठा था। उन्हें अमीर और शक्तिशाली बनाने वाली ऊर्जा खोजने के लिए दूर देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें इसका दोहन और परिवहन करने के तरीके जरूर खोजने थे। दुनिया ने अब तक की सबसे भव्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक की शुरुआत देखी। इसमें दशकों लग गए, लेकिन सोवियतों ने धीरे धीरे अपना सपना सच कर दिया। उन्होंने रिफाइनरी, पंपिंग स्टेशन, तेल टर्मिनल और प्रोसेसिंग सेंटर बनाए। नई नई सुविधाएं आज के रूसी संघ के 6.6 मिलियन वर्ग मील से भी ज्यादा क्षेत्र में उभर आई। सोवियत इस सिस्टम को सिर्फ शांतिकालीन अर्थव्यवस्था के लिए नहीं चाहते थे, उन्हें यह चाहिए था कि यह युद्ध में भी टिके, क्योंकि उन्होंने देखा था कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था। उन्होंने देखा कि कैसे आपूर्ति श्रृंखलाएं आक्रमण के बोझ तले टूट गईं और बिखर गईं। उन्होंने देशों की औद्योगिक मजबूती और संकट में उनके जीवित रहने की क्षमता में स्पष्ट संबंध देखा। इसलिए अपने सिस्टम को युद्ध के प्रति जितना संभव हो सके सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने इसे परतदार और आपस में जुड़ा हुआ बनाया, जिसमें बैकअप सिस्टम और फेल सेफ के रूप में लचीलापन और अतिरिक्तता थी। सिस्टम के नोड्स आपस में जुड़े थे। रेल लिंक डिपो से, डिपो पाइपलाइनों से और पाइपलाइनें रिफाइनरियों से जुड़ी थी। शीत युद्ध के चरम पर यह सिस्टम पृथ्वी का सबसे बड़ा और बेहतरीन बन गया था। इसका उपयोग सिर्फ सोवियत घरों, व्यवसायों और उद्योगों में नहीं, बल्कि यह तेजी से आर्थिक लाभ भी बनता जा रहा था। तेल का निर्यात हर साल बढ़ रहा था, जिससे मॉस्को के खजाने में खूब पैसा आ रहा था। फिर सोवियत संघ का पतन हो गया, लेकिन इसका असल में कोई फर्क नहीं पड़ा, कम से कम ऊर्जा क्षेत्र पर तो नहीं। रूस और पूर्व सोवियत देशों में उस समय बड़े बदलाव और राजनीतिक उथल-पुथल हुए। फिर भी तब तक बना बुनियादी ढांचा, शक्ति व संपत्ति की संभावना बरकरार रही। नई रूसी फेडरेशन को पूरी तरह काम कर रही अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो पाइपलाइनों, रिफाइनरियों आदि से संचालित थी। समय के साथ उन्होंने कुछ बदलाव किए, जाहिर है, नाम बदले और इन सुविधाओं का मालिकाना और संचालन करने वाली कंपनियां भी बदल गईं। समय के साथ सुविधाएं बढ़ी और आधुनिक हुई, लेकिन इसकी बुनियाद
शुरू से थी और आज भी दिखती है। देश की कई सबसे बड़ी रिफाइनरियां दशकों से स्थापित है, जैसे कि ओम्स्क रिफाइनरी, जिसे बहुत पहले 1955 में शुरू किया गया था। रूस को बस उस मजबूत नींव पर निर्माण करना था, मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना था, उसे और अधिक कुशल, अधिक उत्पादक और आधुनिक युग के बदलते मानकों के अनुरूप बनाना था। इस बड़े काम की जिम्मेदारी व्लादिमीर पुतिन ने संभाली, जो सहस्राब्दी की शुरुआत में सत्ता में आए। उसी समय सोवियत बुनियादी ढांचे में दरारें दिखने लगी थीं, पाइपलाइनों में जंग लग रही थी और रिफाइनरियां भी पुरानी हो रही थी, जो निम्न गुणवत्ता का भारी फ्यूल ऑयल बना रही थी, जबकि दुनिया उच्च गुणवत्ता वाले डीजल और पेट्रोल की ओर बढ़ रही थी। पुतिन इस गिरावट को रोकना चाहते थे, इसलिए 2000 और 2010 के दशक में क्रेमलिन ने देश की सुविधाओं पर दसियों अरब डॉलर खर्च किए। गैसप्रोम और लुकोइल जैसी ऊर्जा की दिग्गज कंपनियों ने तो पश्चिमी दुनिया के कुछ बेहतरीन इंजीनियरों को भी बुलाया ताकि बुनियादी ढांचे का व्यापक नवीनीकरण किया जा सके। उन्होंने पुराने ढांचे में और अधिक उन्नत उपकरणों को जोड़ने के लिए लगातार मेहनत की, जिससे उन सुविधाओं में नई जान आ गई जो अब तक अपनी आखिरी सांसें ले रही थीं। ये एक बेहद महंगा और समय लेने वाला प्रोजेक्ट था, लेकिन ये सफल रहा। अचानक रूस की रिफाइनरियां बेहतरीन ईंधन बनाने लगी और देश सिर्फ कच्चा माल ही नहीं भेज रहा था, बल्कि खुद यूरोप के बड़े हिस्सों को ऊर्जा देने लगा, महाद्वीप के डीजल का एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करने लगा और फिर भी अपनी खुद की इंडस्ट्रीज और सैन्य मशीनों को चलाने के लिए उसके पास काफी बचा रहता था। आधुनिक इंजीनियरिंग का यह असली चमत्कार बनने में 50 साल से भी ज्यादा का समय लगा था, लेकिन आखिरकार यह पूरा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि आने वाले दशकों, अगर सदियों तक नहीं, तो रूस की अर्थव्यवस्था और विस्तार का धड़कता हुआ दिल बनने के लिए यह तय था। लेकिन इस मशीन में एक छुपी हुई खामी थी, एक ऐसी खामी जिसे कोई देख नहीं सकता था, खासकर सोवियत लोग, जिन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि 21वीं सदी में किस तरह की सैन्य तकनीकें आएंगी। उन्होंने अपने सिस्टम को कुछ बड़ी रिफाइनरियों के इर्द गिर्द बनाया था, जो देश के कुल ईंधन उत्पादन का बड़ा हिस्सा संभालती थीं, बजाय कई छोटी इकाइयां बनाने के। ये मायने रखता है, क्योंकि अगर रूस के नक्शे पर दर्जनों या सैकड़ों छोटी रिफाइनरियां फैली होती, जिनमें से हर एक कुल उत्पादन का एक छोटा सा हिस्सा संभालती, तो युद्ध के दौरान उनमें से कुछ के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। जब आपके पास बड़े और महत्वपूर्ण मेगा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वे आपकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मनों के लिए बड़े लक्ष्य बन जाते हैं। सोवियतों को लगता था कि ये सुविधाएं सुरक्षित है, क्योंकि कई रूस के अंदरूनी इलाकों में थी, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से दर्जनों बल्कि सैकड़ों मील दूर थीं। उस समय रूस जैसी बड़ी सैन्य शक्ति के खिलाफ इन्हें निशाना बनाना किसी भी सैन्य विरोधी के लिए हास्यास्पद लगता। लेकिन फिर यूक्रेन आ गया और फिर ड्रोन युद्ध का युग आ गया और सब कुछ बदल गया। ये तुरंत नहीं हुआ। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने का आक्रमण करते समय अपने तेल उद्योग की ताकत का फायदा उठाया, जिससे शुरुआती हमलों और संघर्ष के पहले 2 वर्षों तक उसे मदद मिली। वास्तव में क्रेमलिन का ऊर्जा क्षेत्र लंबे समय तक उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उसके पास सिर्फ यूक्रेन से कहीं बड़ी सेना ही नहीं थी, बल्कि उस सेना को समर्थन देने के लिए विशाल मात्रा में बुनियादी ढांचा भी था। वह युद्ध में विशाल ईंधन भंडार, बेजोड़ तेल रिफाइनिंग क्षमता और एक ऐसी ऊर्जा उद्योग के साथ उतरा था जो वर्षों तक बड़े पैमाने पर सैन्य अभियानों को बनाए रख सकता था। आधुनिक युद्ध ईंधन पर निर्भर होने से संघर्षों में ऊर्जा खपत होती है। टैंक, विमान, युद्धपोत और बख्तरबंद वाहन थोड़े समय में बहुत ईंधन खर्च करते हैं। आपूर्ति काफिले मीलों तक फैल सकते हैं और जब वे भोजन, गोला बारूद और अन्य सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वे बेहिसाब मात्रा में डीजल और पेट्रोल खर्च करते हैं। जनरेटर, संचार प्रणालियां, रडार, वायु रक्षा और फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए लगातार पेट्रोलियम उत्पाद चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देश इतनी ज्यादा मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक आपूर्ति का उत्पादन नहीं कर पाएंगे, लेकिन रूस ऐसा कर सकता था और यह सब उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से संभव हुआ जिसे उसने इतने लंबे समय में जोड़कर तैयार किया था। पश्चिमी देशों ने इसे जल्दी समझ लिया। उन्होंने देखा
कि अगर रूस को तेल का निर्यात दूर दूर तक जारी रखने दिया गया तो वह लगभग निश्चित रूप से जीत की ओर बढ़ सकता है और इस प्रक्रिया में अरबों डॉलर की आमदनी भी कमा सकता है। इसलिए उन्होंने तेल के प्रवाह को रोकने के लिए जो कर सकते थे किया। उन्होंने प्रतिबंध लगाए, संपत्तियां फ्रीज कर दी और रूसी संसाधनों पर अपनी निर्भरता कम कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि रूस को जल्दी अलग थलग करके वे उसके विजय अभियान को जारी रखने की क्षमता सीमित कर पाएंगे, लेकिन वे ना तो पर्याप्त आगे बढ़े ना ही पर्याप्त तेजी से। उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन रूस ने समाधान ढूंढ लिए। उदाहरण के लिए उसने दंड से बचने के लिए शैडो फ्लीट टैंकरों का उपयोग करके बड़ी मात्रा में ईंधन का परिवहन किया और पश्चिम की बजाय पूर्व की ओर ध्यान केंद्रित किया। यूरोप में खोए हुए खरीदारों और व्यापार साझेदारों की जगह एशिया भर में नए खरीदार और साझेदार ढूंढ लिए। कुछ क्षेत्रों में राजस्व घटा, लेकिन बुनियादी ढांचा और सिस्टम का मुख्य हिस्सा बना रहा। युद्ध के वर्षों बाद भी जब वो सैन्य लक्ष्यों के लिए संघर्ष कर रहा था, रूस की युद्ध मशीन चल रही थी। ईंधन अभी भी बह रहा था, धन अभी भी जुट रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे क्रेमलिन इस तरह लगभग अनिश्चित काल तक चलता रह सकता है। यूक्रेन के लिए ये डरावनी संभावना थी। इसका मतलब था कि चाहे यूक्रेनी रक्षा बल कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से मोर्चाबंदी करके अपनी जमीन की रक्षा करे, चाहे वे दुश्मन की बढ़त को कितना भी धीमा कर दे, युद्ध का अंत केवल एक ही तरीके से होगा, रूसी जीत के साथ। इसमें समय और भारी कीमत लगेगी, लेकिन जब तक रूस के पास ईंधन की लगभग अंतहीन आपूर्ति है, पुतिन अंत में अपना लक्ष्य पा लेंगे। पश्चिमी प्रतिबंध दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब यूक्रेन को खुद ही मामला अपने हाथ में लेने थे। यही वह क्षण था जब कीव की सेनाओं ने युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव किया। अब तक वे पारंपरिक नियमों से युद्ध कर रहे थे और सिर्फ सामने के खतरों पर ध्यान देते थे। टैंक, तोप, बख्तरबंद कर्मी वाहन, गोला बारूद डिपो और आपूर्ति लाइनें। उन्होंने वही किया था जो लगभग कोई भी सैन्य बल तब करता है जब उसकी जमीन पर आक्रमण हो रहा हो। उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा करने की कोशिश की थी, दुश्मन के खिलाफ सीधे लड़कर, अपनी जमीन पर लड़ने के फायदे का इस्तेमाल करके और बुद्धिमान रणनीतियों का इस्तेमाल करके अपने विरोधी को चकमा देने और जितना संभव हो सके उतनी सैन्य संसाधनों को नष्ट करने की कोशिश की थी। ये तार्किक और मूल्यवान तरीका था। ये मायने रखता था जब यूक्रेन की सेनाएं रूसी टैंकों को उड़ा देती थी या उस हमलावर दस्ते का सफाया कर देती थी जो मोर्चे की किसी अहम जगह पर कब्जा करने पर तुला हुआ था। लेकिन इस योजना में एक बड़ी समस्या थी। रूस के पास जबरदस्त रणनीतिक गहराई थी। इसके पास पुराने सोवियत टैंकों का बड़ा भंडार था, जिन्हें वो आधुनिक टैंक नष्ट होने पर इस्तेमाल कर सकता था। इसके पास दसियों हजार बख्तरबंद वाहन थे। इसके पास भरपूर जेट, बम वर्षक और तोपखाने की प्रणालियां थी, और जब उसके उपकरण या सैनिक खत्म कर दिए जाते थे तो वह उन्हें लगभग तुरंत ही बदलने में कोई खास परेशानी नहीं उठाता था। पौराणिक हाइड्रा की तरह क्रेमलिन की युद्ध मशीन अमर थी। हर बार जब यूक्रेन को लगता था कि उसने जीत हासिल कर ली है, रूस बस और ज्यादा हथियार, ज्यादा गोला बारूद और ज्यादा सैनिकों के साथ फिर से लौट आता था। आखिरकार यूक्रेन के रणनीतिकारों ने वह रहस्य ढूंढ लिया जिसने युद्ध की दिशा बदल दी। अगर आप किसी आक्रामक खरपतवार से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसकी पत्तियां नहीं काटते, आप जड़ तक पहुंचते हैं। आप उसे उसकी जड़ में ही खत्म कर देते हैं। यही तर्क रूसी सेना पर भी लागू हुआ। इतनी विशाल और गहराई वाली चीज को हराने के लिए यूक्रेन सिर्फ टैंकों और सैनिकों को मार गिराने पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसे स्रोत पर हमला कर उस प्रणाली को नष्ट करना था जो सेना को संचालित करती थी। वह प्रणाली एक साधारण चीज, ईंधन पर टिक जाती थी। आधुनिक युग में हर बड़ी सैन्य कार्रवाई का केंद्र ईंधन है। ईंधन के बिना सेनाएं कहीं नहीं जा सकती। जेट और बम वर्षक जमीन पर ही रह जाते हैं, तोपें चलना बंद कर देती है और टैंक तबाही और विनाश की मशीनों से बेकार धातु के डिब्बों में बदल जाते हैं। और इसी वजह से यूक्रेन ने मोर्चे की पंक्तियों से आगे देखना शुरू किया। इसने सामने मौजूद टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और ब्रिगेडों से आगे देखना शुरू किया। ऐसा करते हुए उसने दुश्मन की सैन्य मशीन का असली दिल देखा। रिफाइनरियां, पाइपलाइंस और वे ढांचे जो सबको ईंधन व गति देते थे। उसे एहसास हुआ कि एक टैंक को नष्ट करना दुश्मन के रडार पर शायद ही कोई असर डालेगा, लेकिन
एक पूरे डिपो को नष्ट कर देना और 100 टैंकों के लिए ईंधन की आपूर्ति काट देना कहीं ज्यादा बड़ा प्रभाव डालेगा। और उसके पास इस काम के लिए एकदम सही साधन थे, ड्रोन। सस्ते और बड़ी मात्रा में आसानी से बनाए जा सकने वाले, लंबी दूरी तय करने में सक्षम, इतनी दूर तक पहुंच सकते थे जहां वे ही रिफाइनरी और सुविधाएं थीं जिन्हें सोवियत अजेय मानते थे, और इन्हें रोकना भी हैरान करने वाला मुश्किल था। ये रूसी सेना के दिल को चीरने के लिए एकदम सही हथियार थे। अब युद्ध का नया चरण शुरू हुआ, जिसमें यूक्रेन ने रूस के अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अगर आप ऐसी ही जानकारी और पाना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से बताते हैं। रूसी तेल। बुनियादी ढांचे पर यूक्रेन के पहले हमले 2023 के अंत में हुए थे। 2024 के दौरान ऐसे और भी छिटपुट हमले हुए। 2025 में यह अभियान तेज हो गया और हमले लगातार और अधिक विनाशकारी होते गए। 2026 तक यूक्रेन रूस के ऊर्जा क्षेत्र को अधिकतम नुकसान पहुंचाने की नीति पर चल रहा था। वास्तव में मई 2026 के अंत तक यूक्रेन ने ऐसे 150 से अधिक हमले कर दिए थे। इनमें से 32 हमले सिर्फ पहले 5 महीनों में हुए। ये लगभग उतने ही हैं जितने पूरे 2024 में देश ने किए थे, जिससे पता चलता है कि समय के साथ कीव के प्रयास और आक्रामक व प्रभावी हो गए हैं, और हमले न सिर्फ ज्यादा बार हो रहे हैं बल्कि ज्यादा नुकसानदेह भी है। आज यूक्रेन के पास पहले से कहीं बेहतर और बड़े ड्रोन हैं जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ज्यादा दूर तक जा सकते हैं और ज्यादा भारी सामान ले जा सकते हैं। अब हर हमला ज्यादा मायने रखता है, हर विस्फोट बड़ा है, आग और तेज जलती है, और हर हमला रूस को भारी नुकसान और महंगे बिल छोड़ता है। कीव की सेनाएं भी रूस की जितनी भी वायु रक्षा प्रणालियां ढूंढ और पहचान सकती हैं, उन्हें व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रही है, जिससे बड़े उद्देश्य में भी मदद मिलती है, क्योंकि इससे ड्रोन के लिए बिना किसी विरोध के उड़ने के लिए रास्ते और खाली जगहें खुल जाती है। इससे यूक्रेन को मोर्चे से दूर रिफाइनरी, पाइपलाइन व ईंधन डिपो पर हमला करने में मदद मिलती है, बिना डर के कि ड्रोन रास्ते में मार गिराए जाएंगे। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे तैयार करने में बहुत समय और मेहनत लगी है, और यूक्रेन को अपने प्रयासों का फल देखने के लिए धैर्य रखना पड़ा है। लेकिन अब आखिरकार ये फल साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता सचमुच इतनी तेजी से आग की लपटों में घिर रही है जितना देश संभाल नहीं पा रहा है। इसका सबसे अच्छा सबूत मई 2026 में मिला, जब यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान ऊर्जा क्षेत्र के ठिकानों पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि 7 लगातार हमले किए। पहली घटना 5 मई को हुई, जब यूक्रेनी स्ट्राइक ड्रोन ने रूस के लेनिनग्राद क्षेत्र के कुरिशी शहर में स्थित कुरिशी तेल रिफाइनरी पर हमला किया। सरगुट नेफ्टे गैस के स्वामित्व वाली यह देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। सिर्फ 2024 में ही इसने 1.75 करोड़ टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया। यह देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 6.6% है। इस एकमात्र रिफाइनरी ने लगभग 20 लाख टन पेट्रोल, 70 लाख टन से अधिक डीजल, 60 लाख टन और फ्यूल ऑयल और लगभग 6 लाख टन बिटुमेन का उत्पादन किया। 5 मई को संयंत्र बंद करना पड़ा क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ने इसकी 4 में से 3 कच्चा तेल आसवन इकाइयों को नुकसान पहुंचाया। ये जानने के लिए कि सीडीयूज क्यों महत्वपूर्ण हैं, पहले समझना होगा कि वे क्या हैं। कच्चा तेल जमीन से निकलने पर इंसानों के लिए बहुत उपयोगी नहीं होता। यह एक गाढ़ा चिपचिपा हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जिसे उपयोगी बनाने के लिए रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग प्रक्रिया का पहला मुख्य कदम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। इसमें कच्चा क्रूड विशाल भट्टियों में पंप कर अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि वो भाप बन जाए। वह भाप फिर बड़े स्टील टावरों सीडीयूज में जाती है, जिनमें विशेष ट्रे की दर्जनों परतें होती हैं। ऊपर उठने पर भाप ठंडी होती है और हाइड्रोकार्बन व अन्य घटक टावर में अलग अलग ऊंचाई पर ट्रे पर संघनित होते हैं। इन पदार्थों का उपयोग जेट ईंधन, डीजल और पेट्रोल जैसे उत्पादों के लिए किया जाता है। तो बिना सीडीयू के रिफाइनरियां केवल कच्चे तेल के रूप में ही फंसी रह जाती। वे ना तो उसे अलग कर पाती और ना ही आगे प्रोसेस कर पाती। यही वजह है
कि वे यूक्रेन के लिए इतने उपयुक्त लक्ष्य बन जाते हैं, क्योंकि अगर आप सीडीयू को रोक देते हैं तो आप मूल रूप से रिफाइनरी को काम करने से रोक देते हैं। कुछ लक्ष्य जैसे यूक्रेन के ड्रोन द्वारा ईंधन टैंकों को उड़ाना उस समय अधिक प्रभावशाली लगते हैं। ये बड़े आग के गोले बनाता है जो वायरल वीडियो में शानदार दिखते हैं, लेकिन तेल के प्रवाह पर बहुत ज़्यादा असर नहीं डालते। उदाहरण के लिए टैंकों के मामले में रूस अक्सर उन्हें बदल सकता है, कभी कभी तो कुछ घंटों के भीतर ही। हालांकि सीडीयूज के मामले में यहाँ तक कि मामूली नुकसान भी बहुत बड़े और व्यापक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये पूरे संयंत्र को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा रिफाइनरी चालू होने पर सीडीयूज में अत्यधिक ज्वलनशील और अस्थिर वाष्पों से भरे होते हैं। इन वाष्पों को आग पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, जिससे उच्च दबाव वाली आग लग सकती है जो आसपास की स्टील संरचना को मोड़ सकती है और जिसे बुझाने में कई दिन लग सकते हैं। इसके अलावा यह भी तथ्य है कि सीडीयू काफ़ी बड़े होते हैं, जो अक्सर 200 फीट तक ऊंचे होते हैं। इससे वे यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों के लिए बड़े और आसान लक्ष्य बन जाते हैं, चाहे रात हो या कम दृश्यता हो। शायद इनमें सबसे बड़ा और सबसे अहम फायदा यही है, सीडीयू को बदलना बहुत मुश्किल है, खासकर अभी और खासकर रूस में। इन्हें फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर आसानी से नहीं बनाया जा सकता और प्रतिबंधों की वजह से इन्हें आसानी से आयात भी नहीं किया जा सकता। इनमें प्रिसिशन कंट्रोल वॉल्व और खास सेंसर जैसे आंतरिक पुर्जे होते हैं, जिनमें से कुछ सिर्फ कुछ खास कंपनियां ही कुछ खास जगहों पर बनाती हैं। उनमें से कई कंपनियां रूस के साथ किसी भी तरह का लेन देन करने से इनकार कर देती हैं, जिससे क्रेमलिन के इंजीनियरों को कहीं और से जो भी अलग अलग पुर्जे मिल जाएं, उन्हीं से काम चलाना पड़ता है। इससे होता यह है कि उन्हें क्षतिग्रस्त सीडीयू की मरम्मत में सचमुच महीनों लग जाते हैं और इस दौरान या तो सुविधाएं काम नहीं कर पाती या फिर उन्हें बहुत कम क्षमता पर काम करना पड़ता है। यही ठीक वही हुआ कुरिशी में, जहां यूक्रेनी ड्रोन के झुंड के हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई थी। ये नासा फॉर्म्स की सैटेलाइट इमेजरी से पुष्टि हुई थी। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने हमले की पुष्टि की और बताया कि मानव रहित सिस्टम और विशेष ऑपरेशन बलों ने पास के पंपिंग स्टेशन के टैंक पर हमला कर रूस को एक और बड़ी आग में फंसा दिया। हमले के बाद जब वे स्थिति संभाल रहे थे, यूक्रेन के ड्रोन पायलट अगले हमले की तैयारी में थे। 7 मई को उन्होंने फिर हमला किया। इस बार उनका निशाना पर्मनोस रिफाइनरी थी, जो पर्म क्षेत्र में स्थित है, मास्को से लगभग 1460 किलोमीटर या 908 मील पूर्व में और मोर्चे से भी काफी दूर है। रूस की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक लुकोइल के स्वामित्व वाली ये रिफाइनरी रूस में प्रसंस्करण मात्रा के हिसाब से 7वीं सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी वार्षिक क्षमता 1.2 करोड़ टन से अधिक है। ये लगभग 2,50,000 बैरल तेल हर दिन है। 2024 में इसने 20 लाख टन पेट्रोल, 50 लाख टन से अधिक डीजल और सैकड़ों हजार टन कोक और फ्यूल ऑयल भी उत्पादित किया। अब ऐसा नहीं है। रॉयटर्स समेत समाचार एजेंसियों के अनुसार ड्रोन ने 3 मुख्य डिस्टिलेशन यूनिट्स को नुकसान पहुंचाया, जिन्हें बंद करना पड़ा, जो रिफाइनरी की कुल क्षमता का आधा है। चौथी डिस्टिलेशन यूनिट 30 अप्रैल को ड्रोन हमले में बंद हुई थी। तो कुल मिलाकर रिफाइनरी को उसकी सामान्य क्षमता के मुकाबले बहुत कम स्तर पर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। एक हफ्ते बाद रूस फिर बुरी तरह प्रभावित हुआ। रियाजान शहर में रूस की एक और बड़ी रिफाइनरी में एक और सटीक ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। 15 मई की सुबह स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर धमाकों और ड्रोन की आवाज़ की खबरें साझा की। कुछ घंटों में इंटरनेट पर वीडियो तस्वीरें वायरल हो गई, जिनमें आग की लपटें और रिफाइनरी के ऊपर काला धुआं दिख रहा था। इसके तुरंत बाद स्थानीय अधिकारियों को यह पुष्टि करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि एक औद्योगिक सुविधा को नुकसान पहुंचा है, जिसे जल्द ही रियाजान ऑयल रिफाइनरी के रूप में पहचाना गया। रॉसनेफ्ट के स्वामित्व वाला ये विशाल तेल प्रसंस्करण संयंत्र है, जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 17 मिलियन टन है। यूक्रेनी मॉनिटरिंग चैनल सुपरनोवा प्लस ने बताया कि वहां वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट्स में आग लगी थी। ये रिफाइनरी 4 मुख्य CDU वाली मानी जाती है। साथ ही वैक्यूम गैस, ऑयल हाइड्रोट्रीटिंग, कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग और अन्य प्रमुख प्रक्रियाओं की अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
अगर उनमें से किसी एक घटक को नुकसान पहुंचा है तो ये बहुत संभव है कि ये रिफाइनरी भी निकट भविष्य में अपनी चरम उत्पादन क्षमता से काफी कम स्तर पर ही काम करेगी। इंजीनियरों ने रायजान में नुकसान का आकलन शुरू ही किया था कि 17 मई को मॉस्को के आसमान में ड्रोन दिखे, जिनका निशाना फिर से एक तेल रिफाइनरी थी। मॉस्को के दक्षिण पूर्व में स्थित गैज़प्रोम नेफ्ट के स्वामित्व वाली रिफाइनरी, अगर सटीक कहें तो गैज़प्रोम की एक सहायक कंपनी, जहां यूएवी के संयंत्र से टकराने के बाद संचालन को निलंबित करना पड़ा। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने घटना की पुष्टि की और नुकसान कम बताया, लेकिन बाद में गुमनाम सूत्रों ने कहा संयंत्र को फिर से चालू होने में कई दिन लगेंगे। और ये कोई साधारण संयंत्र नहीं है, बल्कि ये रूसी राजधानी के लिए मुख्य ईंधन स्रोतों में से एक है, जो सीधे उन लाखों लोगों और हजारों व्यवसायों को प्रभावित करता है जो इस शहर को अपना घर मानते हैं। दूसरी सुविधाओं की तरह मॉस्को रिफाइनरी के आंकड़े भी काफी बड़े हैं। इसने 2024 में 11.6 मिलियन टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण किया और लगभग 3 मिलियन टन पेट्रोल, 3 मिलियन टन डीजल और लगभग 1.3 मिलियन टन बिटुमेन का उत्पादन किया। यूक्रेन यही नहीं रुका। 20 मई को ड्रोन ने निजनी नोगोरोड क्षेत्र की एक और लुकोइल रिफाइनरी पर हमला किया। निजनी नोगोरोड रूस के सबसे बड़े शहरों में से एक है। मॉस्को से लगभग 450 किलोमीटर या 280 मील पूर्व में स्थित यह संयंत्र हर साल लगभग 1.7 करोड़ टन तेल का प्रसंस्करण करता है, जिससे यह रूस की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बन जाती है। ये पेट्रोल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन हमले से मुख्य सीडीयू को नुकसान होने पर संचालन रोकना पड़ा। वह एकल सीडीयू इस संयंत्र की कुल क्षमता का लगभग आधा हिस्सा संभालता है, जो कि प्रतिदिन 1,90,000 बैरल के बराबर है। हमले के बाद जारी तस्वीरों और वीडियो में बड़ी आग और सीडीयू संरचना को नुकसान दिखा, जिससे रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ा। अगर रूस ने सोचा कि वह थोड़ी देर राहत ले सकता है तो वह गलत था। पिछले हमले के अगले ही दिन एक और क्षेत्र में हमला हुआ। 21 मई को ड्रोन ने समारा क्षेत्र की रोसनेफ्ट की सिजरान रिफाइनरी के मुख्य सीडीयू पर हमला किया। वही सीडीयू संयंत्र की 70% क्षमता को संभालता है और हमले के बाद उसे बंद करना पड़ा, जिसकी मरम्मत में कम से कम 1 महीना लगने का अनुमान है। ये रिफाइनरी रोज लगभग 1,70,000 बैरल तेल से हर साल 1.5 मिलियन टन डीजल और काफी पेट्रोल व फ्यूल ऑयल बनाती है। हालांकि कम से कम फिलहाल के लिए ये इनमें से कुछ भी नहीं कर रही है और यूक्रेन का मई का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। 25 मई की रात यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने इस महीने 7वीं सफल तेल अवसंरचना पर हमले की पुष्टि की। इस बार उन्होंने ब्रायंस्क क्षेत्र के वोहनेचया के पास बेलोट्स तेल डिपो पर ध्यान केंद्रित किया, जो यूक्रेनी सीमा से कुछ दर्जन किलोमीटर दूर है। 40,000 टन से ज्यादा पेट्रोलियम उत्पाद नष्ट करने में सक्षम यह स्थान रूसी सेना के लिए बेहद अहम है। यही वह जगह है जहां क्रेमलिन बड़ी मात्रा में ईंधन रखता है, जो सीधे ट्रकों के काफिले में जाता है, जो आपूर्ति और गोला बारूद को कुर्स्क और बेलगोरोड जैसे स्थानों पर अग्रिम मोर्चे की इकाइयों तक पहुंचाते हैं। निवासियों ने डिपो पर विस्फोट और धुएं की सूचना दी। शुरुआती अनुमान में कम से कम 3 टैंक और 1 पाइपलाइन को नुकसान हुआ है। उसी समय यूक्रेन की सेनाएं क्रीमिया के गोला बारूद और डोनेट्स्क के तोपखाना डिपो समेत कई ठिकानों को निशाना बना रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा महत्व बेल्ज डिपो का था, क्योंकि इसका मतलब है कि अब बहुत कम ईंधन रूसी इकाइयों तक पहुंच पाएगा, जो इस खास जगह पर निर्भर हो गई थी। इससे क्रेमलिन की सेना की समग्र गतिशीलता पर असर पड़ता है, क्योंकि अब उन्हें अपनी अगली कार्रवाई के लिए इंतजार करना पड़ेगा और आपातकालीन आपूर्ति कहीं और से मंगवानी पड़ेगी। हर दिन रूसियों पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि कई स्रोतों ने दिखाया कि हमले के अगले ही दिन सीमा क्षेत्रों में ईंधन की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी हो गई थी। अलग अलग घटनाओं के रूप में ऐसे हमलों का खुद में बड़ा असर नहीं होता। रूस को कुछ बड़ी रिफाइनरियों के अस्थायी बंद और ईंधन डिपो में आग जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुल मिलाकर वो इन सभी हमलों के विनाशकारी प्रभावों का सामना करने की उम्मीद नहीं कर सकता, खासकर जब ये इतने कम समय में एक के बाद एक होते हैं। उसका तेल उत्पादन स्तर खतरनाक और अभूतपूर्व रूप से
गिरता जा रहा है। और जब कम तेल प्रोसेस किया जाता है तो हर चीज़ प्रभावित होती है। टैंकों और अन्य वाहनों में ईंधन नहीं डाला जा सकता और उन्हें फ्रंटलाइन हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। खाद्य और गोला बारूद सप्लाई जरूरतमंद जगह नहीं पहुंच पाती। पूरे युद्ध प्रयास को धीमा और स्थिर होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे यूक्रेनी सेना के लिए और अधिक मौके खुल जाते हैं जिन्हें ऐसी ही किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, ताकि वे रूसी लाइनों में कमज़ोर बिंदुओं पर हमला कर सके और अपने दुश्मन को पीछे धकेल सके। इस दौरान रूस के पास निर्यात के लिए कम तेल है। इसका मतलब है कि देश के खजाने में कम राजस्व आ रहा है, जिसका मतलब है कि युद्ध को जारी रखने के लिए ज़रूरी हर चीज़ पर खर्च करने के लिए कम पैसा है, जैसे ड्रोन और गोला बारूद का उत्पादन, खरीदारी, भर्ती, वेतन आदि। और कमज़ोर अर्थव्यवस्था के साथ बाकी सब कुछ भी गिरावट पर चला जाता है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और उससे भी आगे तक। देश पहले ही गंभीर स्थिति में है। रूसी जनता की जीवन गुणवत्ता युद्ध से गिर गई है और तेल पर हमले जारी रहने से हालात और बिगड़ेंगे। इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, न कोई बचाव, न कोई त्वरित समाधान, न कोई जवाब। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि वो जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकता है और अपने पीछे पूरी तबाही छोड़ सकता है, जबकि रूस ने अपनी पूरी असमर्थता दिखा दी है कि वह खुद की रक्षा नहीं कर सकता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन में युद्ध 2026 में बिल्कुल योजना के अनुसार नहीं चला है। यूक्रेनी शहरों पर घातक बमबारी अभियान चलाकर, जिससे लाखों निवासियों को कड़ाके की सर्दी में बिजली और पानी की भारी कटौती का सामना करना पड़ा, व्लादिमीर पुतिन एक बड़े वसंत आक्रमण को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन वह आक्रमण हल्के शब्दों में कहें तो रुक गया है। हाल ही में यूक्रेन ने पलटवार किया है। इसने न केवल प्रमुख दिशाओं में रूसी आक्रमण रोका, बल्कि कई स्रोतों के अनुसार अभूतपूर्व जीत के बाद महत्वपूर्ण क्षेत्रों को फिर से हासिल किया। इसी समय यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की रूस के अंदर लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमलों की मुहिम तेज हुई है और इनसे होने वाली क्षति भी बड़ी है। स्थिति मोर्चे पर और उसके पीछे साफ तौर पर गरमा रही है, खासकर रूसियों के लिए। यहाँ ताज़ा घटनाक्रम है और ये हमें बताते हैं कि युद्ध किस दिशा में जा रहा है। शुक्रवार 22 मई को अपने नियमित शाम के संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हाल के महीनों में मोर्चे पर यूक्रेनी स्थितियां काफ़ी मजबूत हुई हैं। वास्तव में यूक्रेनी स्थितियां अब पिछले वर्षों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। साल की शुरुआत से अब तक हमारे क्षेत्र के 590 वर्ग किलोमीटर, लगभग 228 वर्ग मील को मुक्त कराकर फिर से नियंत्रण में लिया गया है। ये रुझान कब्जाधारियों के हित में नहीं है। हम रूसी सैनिकों का विनाश तेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सभी रूपों में लगाए गए प्रतिबंधों के साथ मिलकर रूस को कूटनीति चुनने के लिए मजबूर कर रहा है। शुक्रवार को ब्लूमबर्ग ने एक नए डिक्लासिफाइड अमेरिकी रक्षा खुफिया आकलन की रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि फरवरी से करीब 154 वर्ग मील क्षेत्र फिर से कब्जा किया गया है। युद्ध अध्ययन संस्थान ने अप्रैल में फिर से कब्जा किए गए क्षेत्र की मात्रा लगभग 44.8 वर्ग मील बताई थी। इन आंकड़ों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि फिर से कब्जा करने की दर बढ़ रही है। द इकोनॉमिस्ट युद्ध ट्रैकर के मुताबिक 2026 में अब तक यूक्रेन ने छोटी लेकिन महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो 2023 के बाद सबसे बड़ी है। यह उचित है क्योंकि यूक्रेन को रूस द्वारा वर्तमान में कब्जा किए गए पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए जितना बड़ा प्रयास करना होगा, उसे देखते हुए उस क्षेत्र की सही मात्रा बताना मुश्किल है। आमतौर पर माना जाता है कि यह यूक्रेन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 5वां हिस्सा है, करीब 45,000 वर्ग मील। 4-5 महीनों में 154 वर्ग मील बढ़िया शुरुआत है, पर अभी लंबा रास्ता बाकी है। नियंत्रण क्षेत्रों का नक्शा बनाना मुश्किल है क्योंकि मोर्चे की रेखाएं रोज बदलती है। 680 मील लंबी युद्ध रेखा पर अभियानों के पैमाने को देखते हुए यह अनिवार्य है। 2025 में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पूरे साल में 61,605 युद्ध झड़पें दर्ज की गई, यानी औसतन लगभग 169 लड़ाइयां प्रतिदिन हुई। साल का सबसे तीव्र दिन 28 नवंबर था, जब दुश्मन के साथ 311 युद्ध झड़पें दर्ज की गई।
ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल से दोनों पक्षों के आगे की पोजीशन से दर्जनों मील पीछे तक के इलाके मौत के जोन बन गए हैं, जहां हलचल जानलेवा हो सकती है। अब दोनों पक्षों ने बख्तरबंद वाहनों पर आधारित पारंपरिक हमले लगभग छोड़ दिए हैं। दोनों पक्ष छोटे विद्रोही पैदल सैनिकों के समूहों के साथ काम कर रहे हैं, जो दुश्मन की पोजीशन के मीलों पीछे तक घुस सकते हैं। वहां वे खुदाई कर इन पोजीशनों का बचाव कर सकते हैं, जो तकनीकी रूप से दुश्मन की पंक्तियों के पीछे हैं, और सप्लाई गोला बारूद ड्रोन से पहुंचता है। तो मोर्चे के कई हिस्सों में भले ही मुख्य रूप से एक पक्ष का नियंत्रण हो, लेकिन असलियत में जमीन पर हालात कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं। इन इलाकों को ग्रे जोन या युद्ध की धुंध नहीं कहा जाता बिना वजह। आप जरूर जानना चाहेंगे कि यूक्रेन ने कहां बढ़त बनाई है। हालांकि रिपोर्टों में यूक्रेन द्वारा वापस लिए गए इलाकों का सटीक जिक्र नहीं है। तेजी से बदलती ग्रे जोन की स्थिति को देखते हुए किसी इलाके पर लंबे समय तक सटीक नियंत्रण की पहचान करना बेवकूफ़ी है। हालांकि ISW के आकलन में कुछ और व्यापक रूप से परिभाषित इलाकों का जिक्र किया गया है, जहां पर बढ़त हासिल की गई थी। नवंबर 2025 में यूक्रेनी रक्षा बलों ने खार्किव ओब्लास्ट के कुपियांस्क के बड़े हिस्से को आज़ाद कराया। 2026 की सर्दी और वसंत में उन्होंने दक्षिणी यूक्रेन में 154 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र वापस लिया और अप्रैल के आखिर से पश्चिमी जापोरिजिया ओब्लास्ट की कई बस्तियों पर फिर से कब्जा कर लिया। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, रूसियों की रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। एक महीने पहले 21 अप्रैल को रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने दावा किया था कि 2026 में रूसी बलों ने 80 बस्तियों और 1000 वर्ग मील से अधिक यूक्रेनी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है। उन्होंने बताया कि मार्च अप्रैल में रूसी बलों ने 34 बस्तियों और करीब 270 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा किया। जहां तक विशेष जानकारी की बात है, गेरासिमोव ने दावा किया कि कब्जा किया गया क्षेत्र लुहांस्क ओब्लास्ट के उस हिस्से में बची हुई अंतिम आबाद बस्तियों को भी शामिल करता है, जो अब भी यूक्रेन के नियंत्रण में थीं, और जियोलोकेटेड फुटेज से भी इसकी पुष्टि होती हुई दिखती है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिक कई मोर्चों पर बढ़ रहे हैं और यूक्रेन के सूमी व खार्किव में सुरक्षा क्षेत्र बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मार्च में इन क्षेत्रों में लगभग 15 बस्तियों पर कब्जा कर लिया गया था और अप्रैल में खार्किव क्षेत्र के वोचांस्क, कोटोरी और झिबिना को भी इसमें जोड़ लिया गया। उन्होंने दावा किया कि डोनेट्स्क ओब्लास्ट में खेरसोन, पावलिवका और जापोरिजिया ओब्लास्ट में बोइकोवा, लुहिव्स्का, वेसेलियांका सहित अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया गया है। ISW ने इन दावों को खारिज किया, कहा कि इन्हें ओपन सोर्स या रूसी समर्थक सैन्य ब्लॉगर्स से समर्थन नहीं मिलता। रूसी स्रोतों के सबसे उदार अनुमान भी, उन्होंने कहा, यह सुझाव देते हैं कि रूसी सैनिक यूक्रेनी क्षेत्र में 276 वर्ग मील से अधिक आगे नहीं बढ़े या घुसे हैं। साल की शुरुआत से गेरासिमोव के सिर्फ 40% से थोड़े ज्यादा दावे सही निकले हैं, कुछ तो संदिग्ध भी है। ISW की अपनी गिनती के अनुसार, जो खुले स्रोत डेटा पर आधारित है, रूसी बलों ने जनवरी से 21 अप्रैल 2026 तक सिर्फ 147 वर्ग मील क्षेत्र में ही बढ़त बनाई है और 13 बस्तियों पर कब्जा किया है। उनका कहना है कि 1 मार्च से रूसी सैनिकों ने 2 बस्तियां ही कब्जाई है और मोर्चे पर 23 वर्ग मील क्षेत्र गंवाया है। ISW ने कहा कि गेरासिमोव ने रूसी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना क्रामाटोर्स्क से 4.35 मील और स्लोवियांस्क से 7.45 मील दूर पहुंच गई है। सबसे आशावादी रूसी रिपोर्टों के अनुसार भी रूसी सैनिक क्रामाटोर्स्क से 5.6 मील और स्लोवियांस्क से 8.7 मील दूर है। ये दूरी दोनों शहरों को ड्रोन हमलों की सीमा में रखती है। संघर्षरत शहर कॉन्स्टेंटिनोवका के साथ मिलकर ये दोनों शहर डोनबास में आबादी वाले क्षेत्र की आखिरी मजबूत किलेबंदी वाले इलाके बनाते हैं, जो अब भी पूरी तरह यूक्रेन के नियंत्रण में है। फिर भी ISW का कहना है कि गेरासिमोव की बढ़ा चढ़ाकर बातें शायद रूसी सेना की 2026 वसंत गर्मी की आक्रामक कार्रवाई में प्रगति की कमी छुपाने की कोशिश है। यूक्रेन के जवाबी हमलों के चलते ISW के अनुसार भारी नुकसान के कारण रूसी बलों को कई क्षेत्रों में अपने अभियान घटाने पड़े हैं। इन हमलों और मजबूत रक्षा ने रूसी सैनिकों को मोर्चे पर बढ़त दिखाने के लिए
ज्यादा संसाधन खर्चने पर मजबूर किया है। साथ ही उनका आकलन है कि बढ़ते नुकसान और धीमी भर्ती रूस की परिचित रणनीति बार बार हमले की लहरें और घुसपैठ समूहों को बेहद तीव्र और भारी कीमत वाले हमलों में झोंकना को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन वो 1 महीना पहले की बात है और जैसा कि हम जानते हैं, यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों पर सिर्फ 1 महीने में बहुत कुछ बदल सकता है। अभी दोनों पक्षों के सैन्य ब्लॉगर्स मानते हैं कि यूक्रेन अच्छी प्रगति कर रहा है। पश्चिमी और दक्षिणी जापोरिजिया, जिसमें रूस के कब्जे वाले क्षेत्र भी हैं। पिछले 1 साल में जापोरिजिया में रूसी हमले मुख्य रूप से पूर्व में हुए हैं, जहां ये ओब्लास्ट नीप्रोपेट्रोव्स्क और डोनेट्स्क ओब्लास्ट से सटा है। हुल्यूपोला से यूक्रेनियों को निकालने के बाद वे अब दक्षिण के आखिरी बड़े शहर ओरिख्यू की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी यूक्रेनी नियंत्रण में है। लेकिन ओब्लास्ट का असली इनाम पश्चिम में जापोरिजिया है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भारी नुकसान के बावजूद वे रुके रुके अभियान में M18 हाईवे पर उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ सके। आखिरकार वे स्टेपनोहॉर्स्क के हिस्सों पर कब्जा कर पावलिवका पहुंचे। ये क्षेत्र सुरक्षित करने से प्रिमोस्का, मलाकाटेन्यूका और वेसेलियांका पर हमले के लिए आधार मिलेगा। ये शहर की सीमा से पहले की अंतिम बड़ी बस्तियां हैं। पहले यूक्रेनियनों ने हमला नाकाम किया, अब वे जोरदार पलटवार कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेनियनों ने स्टेपनोहॉर्स्क छोड़ दिया और अब पावलिवका में बचा प्रतिरोध खत्म कर रहे हैं। अगला लक्ष्य काम्यान्स्का है, क्योंकि वे दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यूक्रेन काम्यान्स्का पर कब्जा करता है तो वसिलिवका का रास्ता खुल जाता है। रूसी विश्लेषक इस संभावना से चिंतित है। क्षेत्र की अन्य घटनाओं के साथ उन्हें आशंका है कि यूक्रेन की यह बढ़त एनरहोदार, जहां जापोरिजिया परमाणु संयंत्र है, पर फिर कब्जे की तैयारी हो सकता है। यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन के सबसे अधिक विवादित स्थानों में से एक है और अब तक युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौता करने के सभी प्रयासों में एक बड़ी बाधा रहा है। रूसियों ने इसे 2022 में अपनी प्रारंभिक आक्रमण के दौरान कब्जा लिया था और बाद में इसे रूसी पावर ग्रिड से जोड़ दिया, जहां यह कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए मुख्य बिजली स्रोत है। यूक्रेन यह कहने की आवश्यकता नहीं है, इसे वापस मांगता है। रूसियों ने यह कहने की आवश्यकता नहीं है, इनकार कर दिया है। कई समझौते प्रस्तावित हुए हैं। अगर यूक्रेन रूस को कब्जे वाले इलाकों से बाहर नहीं निकाल पाता तो सबसे अच्छी संभावना शक्ति साझाकरण व्यवस्था है, जिसे शायद अमेरिका जैसे तीसरे पक्ष द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच अन्य प्रमुख असहमति के मुद्दों की तरह अब तक कोई भी बात ठोस रूप से लागू नहीं हो पाई है। बस एक त्वरित याद दिलाना है, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलिट्री शो में हम दुनिया भर की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य घटनाओं की रोजाना अपडेट्स देते हैं। साथ ही ऐसी गहराई से विश्लेषण भी करते हैं जो बताता है कि इन घटनाओं का क्या मतलब है। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं ताकि आप कभी भी कोई अपडेट मिस न करें। रूसी विश्लेषकों को डर है कि यूक्रेन का स्टेपनोहॉर्स्क से वासिलिवका की ओर बढ़ना एनरहोदार पर हमले और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे के लिए रास्ता साफ कर सकता है। उनका कहना है कि यूक्रेनी सेना उत्तर से ड्निप्रो नदी पार कर 2 तरफा हमला करेगी, जिसे रोकना मुश्किल होगा। लेकिन शहर के पूर्व में बढ़त ही इलाके में कुछ बड़ा होने का एकमात्र संकेत नहीं है। रूसी विश्लेषकों ने बताया कि यूक्रेनी अधिकारियों ने हाल ही में निकोपोल और आसपास के इलाकों में अनिवार्य निकासी आदेश दिए हैं। नीप्रोपेट्रोव्स्क ओब्लास्ट का निकोपोल जिला, जो जापोरिजिया के पश्चिम में है और ओब्लास्ट की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, एनपीपी से सिर्फ 4 मील दूर ड्निपर नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। 12 मई को मरानेट्स के पास नोवोकिवका, इलिंका, मारिवका के पास विशी तारासिवका, मरानेट्स गांव की एक गली और निकोपोल की 100 गलियों के निवासियों को क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन ने 1 महीने में निकासी का आदेश दिया। सभी 28 परिवारों में बच्चे भी शामिल हैं। आधिकारिक रूप से रूसी गोलाबारी और बमबारी बढ़ने पर आबादी को बचाने के लिए है। अनौपचारिक रूप से यह निकासी एनरहोदार पर हमले का रास्ता खोल देगी। हाल के हफ्तों में यूक्रेनी बलों ने एनरहोदार के दक्षिण में M14 हाईवे को रूसी लॉजिस्टिक्स के लिए नर्क बना दिया है। यह कोई आम हाईवे नहीं है। रूसियों द्वारा इसे RR 218 अवतोरोडोस्काया हाईवे के नाम से जाना जाता है। यह
पूर्व से पश्चिम तक जाती है और मुख्य भूमि रूस को क्रीमिया, कब्जे वाले खेरसॉन और माइकोलाइव को पश्चिम में और पूर्व में फ्रंट लाइन से जोड़ती है। इसे जीवन रेखा, नागरिक और सैन्य आवागमन के लिए एक सड़क के रूप में वर्णित किया गया है और यह रूसी आपूर्ति, ईंधन और कमांड पोस्ट के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रूसी प्रेस के अनुसार जीवन की सड़क हाल में यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण मौत की सड़क बन गई है। 21 मई को जारी फुटेज में सड़क किनारे तबाह वाहनों की बढ़ती कब्रगाह दिखी है। अगले दिन की जियो लोकेटेड फुटेज में यूक्रेनी बलों को HH-20 मारियोपोल डोनेट्स्क सिटी हाईवे पर रूसी ट्रकों पर हमला करते दिखाया गया, जिसे हाल ही में यूक्रेनी बलों ने काफी बाधित किया है। M14 पर हालात इतने बिगड़ गए कि खेरसोन ओब्लास्ट में रूसी कब्जा प्रशासन के प्रमुख व्लादिमीर साल्दो को पिछले हफ्ते M14 के एक हिस्से पर माल वाहनों की आवाजाही सीमित करने का आदेश जारी करना पड़ा। ये अभूतपूर्व कदम, जिसमें केवल सैन्य और जरूरी वस्तुओं को छोड़कर हाईवे को सामान्य परिवहन के लिए खतरनाक मानता है। इन हमलों से रूसी लॉजिस्टिक्स बाधित होते हैं और मोर्चों पर और क्रीमिया में आपूर्ति मुश्किल हो जाती है। M14 मुख्य मार्ग है जो प्रायद्वीप को कब्जे वाले क्षेत्रों से जोड़ता है, लेकिन अगर यूक्रेन इंद्रहोदार को वापस लेने के लिए एक अचानक हमला करने की योजना बना रहा है, तो वे ठीक उसी क्षेत्र में हो रहे हैं जहां यूक्रेन रूसी प्रयासों को अतिरिक्त बल लाने से रोकना चाहेगा। ये जोर देना जरूरी है कि ये सब केवल अटकलें हैं। यूक्रेनी पक्ष से बहुत कम संकेत मिलते हैं कि इंद्रहोदार पर कोई हमला चल रहा है। फिर भी यही तो आप अचानक हमले से उम्मीद करते हैं। यूक्रेन ने 2023 में एक बड़ा जवाबी हमला करने के अपने इरादों को खुलेआम प्रसारित करने की गलती की थी, जिससे रूसियों को सफल रक्षा की तैयारी का समय मिल गया। हालांकि शायद उन्होंने अपनी गलती से सबक ले लिया है। यूक्रेन के अगले बड़े हमले 2024 में कुर्स्क में घुसपैठ से पहले पूरी तरह से चुप्पी थी, जिसने रूसियों को पूरी तरह से चौंका दिया। अगर एंड्रहोदार पर हमला होता है तो इसकी खबर सबसे आखिरी में ज़ेलेंस्की या उनके कमांडर सिरस्की से ही मिलेगी। संभव है कि स्टेपनोहॉर्स्क से आगे बढ़ना, निकोपोल, निकासी आदेश और M14 पर हमले यूक्रेन की 2026 की व्यापक रणनीतियों का हिस्सा हो, जैसा ISW ने बताया है। संस्थान के अनुसार हाल के महीनों में यूक्रेनी बलों ने अपने मिड रेंज हमलों और युद्ध क्षेत्र में हवाई अवरोध को काफी तेज कर दिया है, जिससे युद्ध क्षेत्र पर श्रृंखलाबद्ध प्रभाव पड़े हैं और रूसी बढ़त को रोका गया है। इन हमलों ने यूक्रेन की जमीनी बढ़त को भी गति दी है, लेकिन इन सफलताओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसने रूसियों को पूरी तरह से चौंका दिया। स्टारलिंक से काट दे। जिस अमेरिकी रक्षा खुफिया आकलन का हमने जिक्र किया, वो 2026 में यूक्रेन की प्रगति के लिए इस कदम को अहम मानता है। स्टारलिंक यूक्रेनी अभियानों में अहम है, चाहे मोर्चे पर हो या लंबी दूरी के हमलों में, पर यह रूसियों के लिए नहीं है। रूसियों को हजारों अवैध तस्करी स्टारलिंक टर्मिनल जमा करने और उन पर निर्भर रहने से यह नहीं रोक पाया। इस सिस्टम ने लंबे समय से चली आ रही संचार की कमी को दूर करने में मदद की, जिससे सैनिकों की आवाजाही, ड्रोन संचालन और तोपखाने के निशाने का समन्वय संभव हो सका। फरवरी में यह सब अचानक रुक गया। स्पेसएक्स यानी इलॉन मस्क की कंपनी ने यूक्रेनी टीमों के साथ मिलकर भौगोलिक प्रतिबंध लगाए, जिससे युद्ध क्षेत्र के अनधिकृत टर्मिनल निष्क्रिय हो गए। फ्रंटलाइन रिपोर्ट्स के अनुयायियों ने रूसी अभियानों पर असर तुरंत देखा था, जिसे अब अमेरिकी खुफिया तंत्र ने भी पुष्टि की है। इसका असर और बढ़ गया जब रूसियों ने खुद ही टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। रूसियों ने इस ऐप को अपने कमजोर संचार सिस्टम में स्टारलिंक के विकल्प की तरह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। रूस में इस ऐप पर प्रतिबंध बेहद अलोकप्रिय है और शायद पुतिन के युद्ध की स्थिति से रूसी जनता को सबसे ज्यादा नाराज करने वाले कारण रहे हैं। अगर आम जनता नाखुश है तो सोचे फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी ड्रोन के दबाव में रूसी सैनिक कितने प्रसन्न होंगे। स्टारलिंक कनेक्टिविटी और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म दोनों की संयुक्त हानि ने जमीन पर समन्वय को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिससे इकाइयों के बीच सीधे तौर पर भ्रम और कमांड की श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई। कुछ समय सोशल मीडिया पर रूसी सैनिकों की स्टारलिंक खोने की शिकायतें छाई रहीं।
एक सैनिक को अपने रिसीवर को लात मारते हुए फिल्माया गया था और दूसरा सैनिक अपने रिसीवर का इस्तेमाल खाने की मेज के रूप में कर रहा था। कुछ सैनिकों ने जनता से मदद मांगी। एक ने कहा, हम एक रात में पत्थर युग में आ गए। यूक्रेन ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और आगे बढ़ गया। यूक्रेनी अधिकारियों ने स्वीकार किया कि 2026 में स्टारलिंक बंद होने का असर पड़ा, लेकिन उनकी सफलताओं का यही कारण नहीं था। जेलेंस्की ने बताया कि दक्षिण में अभियान स्टारलिंक के फैसले से 1 महीना पहले शुरू हुआ था, जिससे ये सिर्फ बड़े ढांचे का हिस्सा था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पूर्व मंत्री और मौजूदा रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने सहमति जताई कि स्टारलिंक टर्मिनलों पर प्रतिबंध और मध्यम दूरी के हमलावर ड्रोन के इस्तेमाल ने यूक्रेन के पक्ष में माहौल बदला है। रूसियों को किसी तरह का समाधान निकालने में कुछ महीने लग गए हैं, लेकिन इसके संकेत हैं कि वे इस बड़ी कमजोरी को दूर करना शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में वे LTE मॉडेम्स, वाईफाई ब्रिज, रिले स्टेशन और मेश नेटवर्क जोड़कर काम चला रहे थे, लेकिन अब ये कम तकनीकी मेश नेटवर्क परेशानी बन रहे हैं। मेश नेटवर्क मॉडेम ऑपरेटरों को UAV को क्षितिज से दूर तक नियंत्रित करने देते हैं, क्योंकि ये मजबूत हवाई संचार चेन बनाते हैं और ड्रोन खोने पर डेटा फिर से मार्गित किया जा सकता है। और बुरी बात यह है कि रूस ने बेलारूस में सीमा पार रिले स्टेशन स्थापित किए हैं, जो ड्रोन को यूक्रेनी क्षेत्र में उड़ान भरते समय कनेक्टिविटी बनाए रखने की अनुमति देते हैं। शायद और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में रूस ने उन उपग्रहों का पहला सेट लॉन्च किया है जो अंततः उसके अपने स्टारलिंक जैसे नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले हैं। 23 मार्च को रूसी कंपनी ब्यूरो 1440 ने नए रासवेद तारामंडल के पहले 16 ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपग्रहों को निम्न कक्षा में स्थापित किया। ये एक ऐसी बुनियादी ढांचे के निर्माण की पहली कड़ी है जिसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 300 उपग्रहों का होना है। हालांकि रूस ने इसे मुख्य रूप से स्टारलिंक जैसी नागरिक तकनीक के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन यह प्रणाली स्पष्ट रूप से दोहरे उपयोग के मामलों के लिए है। रूस को स्टारलिंक की पहुंच खोने की समस्या के कारण लॉन्च का समय दिखाता है कि प्राथमिकता इन्हीं समस्याओं को सुलझाना है। इसके संकेत मिल रहे हैं कि इसका असर पहले से ही दिखना शुरू हो गया है। स्टारलिंक जैसी उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो फीड्स इसकी लंबी दूरी की ड्रोन से आनी शुरू हो गई हैं, जो आमतौर पर इन ड्रोन द्वारा बनाई जाने वाली धुंधली फुटेज की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड है। नई तकनीकों का असर कैसा होगा, यह देखना बाकी है। शायद ये रूस को फिर से पहल हासिल करने में सक्षम बना दे, या फिर यूक्रेन का बढ़ता हुआ आक्रामक अभियान इन्हें अप्रासंगिक मानकर किनारे कर दे। हम निश्चित रूप से इस पर करीबी नज़र रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। इस बीच इस वीडियो को देखें जिसमें बताया गया है कि यूक्रेन अपनी बढ़त को और आगे बढ़ाने के लिए कैसे एक रोबोट सेना बना रहा है। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।